चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट की थी, तो आगे जाने से पहले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फर्दर डिस्कस करने से पहले मुझे दो चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि अभी मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि हम मॉड्यूल्स को किस तरह इंपोर्ट करते हैं। एक रैंडम मॉड्यूल है हमारे पास, उसको किस तरह इंपोर्ट करेंगे और उसको किस तरह यूज़ करेंगे, बहुत बेसिक सा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सॉरी। और मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग फंसें अगर तो उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर लें, और अगर वहाँ से समझ नहीं आता तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। कनेक्ट नहीं हुई आपकी, बाकियों की बताएं। आप क्या इंटरनेट देखें, इंटरनेट आ रहा है आपका? आपका तो अभी भी नहीं आया मेरे पास। आया तो ऐसे ही काम चला लो फिलहाल आप, क्योंकि आपका पीसी शो ही नहीं हो रहा। अच्छा खैर, तो एक रैंडम मॉड्यूल है जो अभी मैं आपको उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है, और उसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद मैंने आपको दो कंपलसरी असाइनमेंट देना है, ठीक है। असाइनमेंट बड़े इंटरेस्टिंग हैं, होपफुली मज़ा आएगा आप लोगों को, और आप लोगों का पुराना जो आपने जो कुछ पढ़ा है वो सबका सब यूज़ होगा उन दो असाइनमेंट्स के अंदर, ठीक है। असाइनमेंट बहुत सिंपल से, दोनों ही गेम से रिलेटेड असाइनमेंट है, ठीक है। दोनों ही असाइनमेंट किस तरह के हैं भाई? गेम से रिलेटेड है। तो असाइनमेंट क्या है डिस्कस करता हूँ मैं। पहले मैं आपको ज़रा इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अच्छा देखें, एक बात, अब हम यहाँ पे आज तक हमने गूगल पे बहुत रियरली रिसर्च की होगी। किसी चीज़ को हमने करने से पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने किसी चीज़ को रिसर्च करके गूगल पे जाके किसी चीज़ को रिसर्च किया और फिर आके हमने देखा हो। मतलब ऐसा होता था कि हम क्या करते थे भाई, चीज़ें मालूम होती थी, हम डायरेक्ट क्या कर रहे होते थे, मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें समझा रहा होता था, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इंसान को हर चीज़ याद नहीं होती, ठीक है। अगर याद हो भी जाए प्रैक्टिस करने से तो बाद में क्या होता है, वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत काम आती है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है बेसिकली, उसमें आपको ये बताया जाता है कि भाई पाइथन की अगर आप किसी भी लाइब्रेरी को रेफ़र कर रहे हैं तो उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो लाइब्रेरी आपको क्या काम करके दे सकती है, ठीक है। तो आज हम ज़रा सा डॉक्यूमेंटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है हमें क्या बताती है, किस तरीके से यूज़ होती है, सारी एग्जांपल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम एक मरतबा बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से अगर आपको कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर करनी हो, ठीक है, खुद से अगर कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर करनी हो तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करके उस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग इस लेवल पे खड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा बस लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप लोग इस लेवल पे खड़े हैं, मतलब आप लोग समझें कि आप लोगों का जो फंडामेंटल्स वाला पार्ट है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 4th मंथ चल रहा है आई थिंक ये, ठीक है, या 3rd मंथ का एंड चल रहा है, कुछ इस तरह करके ही है, सही है, बल्कि 4th मंथ ही आई थिंक, 3/24। हाँ, आज 27 की क्लास है ना, 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 4th मंथ चल रहा है, ठीक है, 27 की क्लास आज हमारी। तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी लर्निंग हो चुकी है, प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की है माशाल्लाह से, तो ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ज़रा डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मुझे जो आपको जिस चीज़ की दिखानी है वो है हमारे पास रैंडम मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन, या डॉक्यूमेंटेशन इन पाइथन, कुछ भी लिख लें आप लोग, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, इनको हम ओपन कर लेते हैं। लेट सपोज ये हो गई,
ये हो गई, ये हो गई, सही है। तो सबसे पहले हम W3 स्कूल पर आ जाते हैं। इसमें देखते हैं क्या बताता है ये हमें रैंडम के बारे में। क्या बोल रहा है भाई, बिल्ट इन मॉड्यूल है, मतलब ये ऑलरेडी किसी ने कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब क्या है कि किसी ने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई है, उसमें कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, टू मेक रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स को बनाने के लिए, रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। सॉरी, आज तक हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि हम कोई रैंडम नंबर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, ठीक है। लाइक हमने क्या किया था, हमने फॉर लूप पढ़े जिसमें हमने नंबर्स को जनरेट करवाया था, ठीक है। लेकिन वो जो नंबर्स होते थे हमारे, वो क्या होते थे, सीक्वेंस में चल रहे होते थे, ठीक है। लाइक काउंटिंग अगर 1 से स्टार्ट हुई तो 100 तक जा रही है, सीक्वेंस में चल रही है। अगर मैंने उसको 10 से स्टार्ट किया तो मैं लेट सपोज 2 वैल्यूज़ को स्किप करवाना चाह रहा हूँ, तो हमने ये भी देखा था, सही है। लेकिन वो क्या था, एक सीक्वेंस थी फिर भी वो। अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम एक रैंडम नंबर या एक से ज़्यादा रैंडम नंबर्स हम जनरेट करवाएं, ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी या ये मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। सही है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि रैंडम के पास क्या है, सेट्स ऑफ मेथड्स, मतलब बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं, ठीक है। और इसने एक बहुत लंबी लिस्ट बना के दे दी है, ठीक है। हमें फ़िलहाल इन सबको यूज़ नहीं करना। अभी जो आपका टास्क है, जो आपका असाइनमेंट है, उसके अंदर हमें आई थिंक 2 या 3 मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? सॉरी, एक तो रैंड इंट है, ठीक है, रैंडम नंबर इंटीजर, जिसका शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, रैंड इंट, ठीक है। ये क्या करेगा, क्या बता रहा है हमें, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। हमें क्या करेगा, ये एक रेंज के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। किस तरह देगा भी हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन को समझिएगा कि हमें बता रहा है कि भाई अगर हम रैंड इंट मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है जी, रैंडम नंबर मिलेगा जो भी हम उसको रेंज बताएंगे, ठीक है। किस तरह यूज़ करते हैं भी हम देखते हैं। इसके अलावा हमने एक चॉइस फंक्शन का यूज़ करना है, रिटर्न्स अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी हमने इसको सीक्वेंस दी है, मतलब हमने इसको जो भी लिस्ट बनाकर, जब जो भी हमने इसको टपल बना के पास किया है ना, इसको चॉइस को हमने सॉरी, चॉइस के अंदर हमने कोई लिस्ट बना के दी हुई होगी, चॉइस के ब्रैकेट्स में हमने तो कोई लिस्ट बना के दी हुई होगी। लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, या कोई टपल हो सकता है हमारे पास, या मे बी का कोई सेट हो सकता है। तो ये चॉइस मेथड क्या करेगा, उस सीक्वेंस में से कोई भी रैंडम नंबर आपको लाकर दे देगा, सही है, कोई भी रैंडम नंबर आपको लाकर दे देगा, ठीक है। यूज़ अभी देखते हैं किस तरह से करेगा। तो हमने देखा भाई एक रैंड इंट फंक्शन मेथड का यूज़ करना है, एक हमने चॉइस मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। और आई थिंक रेंज शायद इसका भी यूज़ करना पड़ जाए, देख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नहीं मिल रही, ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल नहीं मिल रही। तो हम क्या करते हैं, हमने चूँकि 2-3 वेबसाइट्स खोली थी, तो हम क्या करते हैं, उन वेबसाइट्स पर देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल्स कहाँ पर मिलती हैं। तो एक ये वेबसाइट है जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेल बताई भी है, ठीक है। वही अगेन डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं गीक्स फॉर गीक्स पर आऊँ, ठीक है, तो देखें इन्होंने यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से एग्जाम्पल एक्सप्लेन की हुई है, सही है। तो सबसे पहले इन्होंने चॉइस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। किस तरह यूज़ किया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, इंपोर्ट रैंडम। सही है, इंपोर्ट रैंडम। हम यहाँ से इस चीज़ को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप उस चीज़ को समझ के ना खुद से लिखें, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। जो चीज़ आप अलग से स्टडी कर रहे हैं ना, अलग से रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश करें उसको समझने के बाद क्या करें, खुद से लिखें और उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो पहली लाइन में उन्होंने क्या किया हुआ है, रैंडम को इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, सेकंड लाइन में उन्होंने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है। तो हम भी क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट सपोज इस लिस्ट का नाम मैं लिखता हूँ नम्स, ठीक है।
और नम्स के अंदर मैं लिस्ट बनाता हूँ और मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमें करना क्या है, हमें इस लिस्ट में से रैंडम नंबर उठाने हैं, हमें इस लिस्ट में से रैंडम नंबर्स को क्या करना है, पिक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो रैंडम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला काम हमें कौन करके देगा भाई, रैंडम लाइब्रेरी या रैंडम मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट किया है, यही वाला मॉड्यूल हमें रैंडम नंबर्स निकाल कर देगा, तो इसीलिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने किस नाम से इसको इंपोर्ट किया है, रैंडम करके इंपोर्ट किया है, जी बोले। नम्स वाली लिस्ट आप किस, मतलब आप यूज़ करके किस तरह इससे रैंडम नंबर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन समझिएगा पहले कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी हमारा पर्पस क्या है कि हम इस लिस्ट में से रैंडम नंबर्स को निकालें, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज मैंने एक मरतबा एग्जीक्यूट किया, मुझे 2 मिल गया मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, मुझे 10 मिल गया, मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया, फिर क्या हुआ, 5 मिल गया, दोबारा एग्जीक्यूट किया, हो सकता है दोबारा से 10 मिल जाए, मतलब रैंडमली उठाएगा नंबर्स को, सही है सॉरी। अगर मैं इस पर लूप लगाता हूँ तो बात समझिएगा, मुझे बारी बारी सारे नंबर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, रैंडम तो नहीं मिलेंगे ना, ठीक है, रैंडम नहीं मिलेंगे मुझे। तो रैंडम नंबर्स को निकालने के लिए, रैंडम नंबर्स को पिक करने के लिए हमें रैंडम मॉड्यूल का ही यूज़ करना पड़ता है जी। फिर हाँ, किस तरह, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब माइंड डायरेक्ट नम्स को यूज़ करके किस तरह हम उस पर रैंडम नंबर निकालें, यही क्वेश्चन है ना, कि हम बगैर रैंडम के किस तरह से नंबर्स निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये बता रहा हूँ, देखिए, अगर आपको रैंडम नंबर्स के साथ काम करना है ना, तो हमारे पास सिंपल पाइथन के अंदर कोई तरीका नहीं है रैंडम नंबर्स निकालने का। आपको रैंडम मॉड्यूल को, रैंडम जो फाइल बना के रखी हुई है उसको लाजमी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यही फाइल आपको क्या कर सकती है, आपका जो पर्पज़ है रैंडम नंबर्स निकालना या किसी का रैंडम नेम निकालना, वो आपको ये करके दे सकती है। बात समझ आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई कुरानदाजी हो रही है, ठीक है, और उसमें 100 लोगों के नाम हैं, आपने क्या किया, लिस्ट के अंदर सारे लोगों के, तमाम लोगों के नेम्स लिख दिए लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि भाई इस पूरी लिस्ट में से कोई भी एक रैंडम बंदे का नाम आ जाए, सही है, तो क्या कर सकते हैं, अब रैंडम चीज़ की जब भी बात की जाएगी ना, आपने रैंडम कोई भी चीज़ पिक करनी है, भले ही वो कोई नाम हो या वो कोई नंबर हो, ठीक है, हमेशा हम किसी से यूज़ करेंगे, रैंडम मॉड्यूल का ही यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने देखा होगा आपको याद होगा, हमने CSV जब काम कर रहे थे CSV फाइल्स के साथ, तो हमने CSV को भी इंपोर्ट किया था, सही है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल जो पाइथन है ना, वो उस CSV को हैंडल नहीं कर सकती, तो हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है CSV के, जब भी हम CSV फाइल को लिख या रीड कर सकते हैं। इसी तरह जेसन को भी हमने किया था, ठीक है, जेसन फाइल्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जेसन करके इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट जेसन, और फिर जेसन डॉट डम करके फाइल के अंदर लिखा था, और जेसन डॉट सॉरी लोड करके हमने क्या किया था, उस फाइल से डेटा को रीड किया था, ठीक है। तो कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहे होते हैं, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा, रैंडम के बाद क्या लिखूँगा भाई मैं, डॉट चॉइस, ठीक है, क्या लिखूँगा मैं, डॉट चॉइस, और चॉइस में क्या पास कर दूँगा इसको, नम्स, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई रैंडम लाइब्रेरी या रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करो, और चॉइस मतलब सिलेक्ट, ठीक है, या चूज़ करो किसको, नम्स के अंदर से किसी भी नंबर को। बात समझ आ रही किस तरह से हो रहा है काम, भाई रैंडम को हमने इंपोर्ट किया और हमने उसको यहाँ पे यूज़ किया, और हमने लिखा चॉइस मतलब है चूज़ या सिलेक्ट करो, ठीक है, मतलब रैंडम नंबर को सिलेक्ट करो, किस में से, इस लिस्ट में से, हमारी नम्स वाली लिस्ट में से, सही है। तो अब ये क्या करेगा, अब हमें बारी बारी, अगर मैं इसको 10 मरतबा चलाऊँगा तो हो सकता है कि 10 के 10 टाइम्स क्या करें, ये रैंडम नंबर्स हमें ला कर दे, सही है। हम जनरेट भी करवा सकते हैं, रैंडम नंबर्स जनरेट भी करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी चूँकि मैं असाइनमेंट से रिलेटेड थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूँ, आइडिया देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए लिस्ट पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसको देख लेंगे आगे किस तरीके से हम
फ्लोट नंबर जनरेट करवा सकते हैं इससे। कोई जैसे हम इसको रेंज दे देंगे, हम बोलेंगे भाई 1 से लेके 3.5 तक के आपके पास रेंज है, ठीक है। हम बोलेंगे पाइथन को भाई क्या करो 1 से 3.5 तक की कोई भी वैल्यू क्या करो कोई भी वैल्यू जनरेट करके दो, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए। तो हमें ये काम करके भी दे सकता है कि भाई हमने उसको बस रेंज दे दी 1 और 3.5 या कुछ भी नंबर हमने दे दिए, तो 2 नंबर दिए, हम इसके दरमियान भी कोई नंबर जनरेट करवा सकते हैं, कोई इंटीजर नंबर भी जनरेट करवा सकते हैं, सही है। तो ये लाइब्रेरी सब काम करके दे सकती है हमें, ठीक है। फिलहाल अभी हम लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, चॉइस लिखा। तो याद रखिएगा कि चॉइस जो है ना, ये क्या होगा, आपके आइटरेबल पर चलेगा। चॉइस का जो मेथड है किस पे चलेगा, आइटरेबल। आइटरेबल मतलब कि सॉरी, जिस पर लूप चलाया जा सकता है। आइटरेबल का मतलब क्या है कि वो चीज़ जिस पर हम लूप चला सकते हैं। तो हमने देखा था भाई टपल में भी लूप चला सकते हैं, सेट पर भी लूप चला सकते हैं, ठीक है, लिस्ट पर भी लूप चला सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे इसलिए इसको लिस्ट पास की है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और प्रिंट करके देखते हैं कि हमें किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सॉरी, कनेक्ट नहीं हुआ था, ये अभी कनेक्ट हो रहा है। तो देखें इसने क्या ला के दिया, नंबर 5 ला कर दिया। अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो हो सकता है कि यही नंबर लेकर आए, और हो सकता है कि किसी दूसरे नंबर को लेकर आ जाइए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से इसी चीज़ को। तो देखें क्या नंबर ला रहा है, अब ये 8 ला रहा है, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अब 10 लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हर मर्तबा चलाने पर, हर मर्तबा इस सेल को एग्जीक्यूट करने पर ये क्या कर रहा है, एक खुद अपनी मर्ज़ी से एक रैंडम नंबर लेकर आ रहा है, ठीक है। नंबर हमने बता दिए हैं कि भाई तुमने 1 से 10 तक ही देने नंबर्स, ठीक है। 1 से 10 तक की रेंज में ही कोई नंबर हमें लाकर देना है, ठीक है। तो ये लाकर तो 1 से 10 तक ही देगा, लेकिन क्या करेगा, रेंडमली उठा रहा होगा, ठीक है। कोई सीक्वेंस नहीं है और हमें मालूम भी नहीं है कि क्या इसका पैटर्न होने वाला है, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब 3 ले आया, ठीक है। तो पहले 5, 8, 10, 3 उठा लिया, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हो सकता है कि सेम उठाए या तो रैंडम उठा ले। 5 उठा लिया इसने, ठीक है। मतलब समझाने का कि क्या है भाई, ये आपका रैंडम नंबर उठा कर आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है यहाँ पे ठीक है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि रैंडम डॉट चॉइस किस तरह काम करता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, यहाँ पर सही टाइम है आपको एलियासिस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं। देखें एलियासिस क्या होते हैं, ये अगर किसी ने डेटाबेस थोड़ा पढ़ा हो तो उसको आइडिया होगा कि हम वहाँ पे एलियासिस को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये एलियासिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है। अब देखें रैंडम को मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है, और अगर मुझे कोई भी रैंडम से रिलेटेड काम करवाना है, कोई भी रैंडम रिलेटेड काम करवाना है, कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट करवाना है, ठीक है तो मुझे रैंडम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखें ये जो इतने सारे मेथड्स यहाँ लिखे हुए ना सारे, ये सारे के सारे किस तरह यूज़ होंगे, रैंडम डॉट करके ये मेथड्स लिखे जाएंगे, ठीक है। अब रैंडम इटसेल्फ क्या है, थोड़ा सा एक बड़ा वर्ड है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, एक बड़ा वर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको शॉर्टकट लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस करके RD लिख सकते हैं, या सिर्फ R लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब जब हमने इसको बोल दिया कि भाई मैं अब रैंडम को क्या करूँगा, रैंडम को बस मैं क्या बोलूँगा, RD बोलूँगा, तो पाइथन समझ जाएगा जब भी हम RD लिखेंगे ना, या कुछ भी लिख लें, आपके ऊपर है, ठीक है, अपना नाम भी लिख लें, तो जब भी आप उस नाम को फिर कॉल करेंगे तो पाइथन समझ जाएगा अच्छा भाई ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, उस रैंडम मॉड्यूल को रेफ़र कर रहा है ये, ठीक है। तो अब मुझे रैंडम नहीं लिखना, अब जो मैंने रैंडम लिखा हुआ है ना भाई यहाँ पर, अब मैं रैंडम नहीं लिखूँगा, चूँकि मैंने रैंडम का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, RD कर दिया है। तब मुझे किस तरह लिखना होगा जी, क्या लिखना होगा मुझे, सिर्फ यहाँ पर रैंडम की जगह मैं क्या लिखूँगा, RD। तो अब हमारा बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा ये, सही है, समझ आ रही है सबको। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको हम बोलते हैं एलियासिस, मतलब कोई बड़ा नाम है आपके पास, ठीक है, कोई टेबल है या कोई भी लाइब्रेरी है बड़ी है, ठीक है, जैसे पांडास पे काम करेंगे, नमपाई पे काम करेंगे, तो हम लिखते हैं इंपोर्ट नमपाई SNP, ठीक है। शॉर्टकट के लिए इसको क्या लिखते हैं, NP करके, ताकि अगर हमें 100 मरतबा चीज़ें लिखनी पड़ है ना, NP नमपाई नहीं लिखना पड़ा, हमें सिर्फ NP लिखेंगे, पाइथन समझ जाएगा अच्छा भाई NP से मुराद हम नमपाई को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नमपाई को हैंडल करना स्टार्ट कर देगा। पांडास पे काम करने क्या करेंगे, उसको PD लिख देंगे शॉर्टकट में, सही है। तो एलियासिस क्या करते हैं, जो बड़े और लेंदी नेम्स होते हैं ना, उसको हमें छोटे वर्ड्स के साथ हैंडल करने की इजाज़त देते हैं सही है, समझ आ रही है चीज़।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ देखिए हमने, चॉइस क्या करता है भाई, जो भी आपके पास लिस्ट है, टपल है, सेट्स हैं, उसमें से आपको रैंडम डेटा लाकर दे देता है। क्लियर है भाई सबको? अच्छा, दूसरा मेथड हमने कौन सा देखा था? रैंड इंट। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अभी और मेथड्स आ रहे हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। अभी मुझे ये बताना है रैंड इंट किस तरह काम करता है। अच्छा भाई, तो मैंने क्या किया हुआ, रैंडम को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है और उसको क्या नाम दिया हुआ है, क्या एलियस उसको दिया हुआ है, आर डी करके। तो मैं यहाँ पर आऊँगा सॉरी, मैं आर डी डॉट करूँगा तो मुझे सारे के सारे मेथड्स मिल जाएंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने कौन सा यूज़ करना है, इंटीजर वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं रैंड इंट वाले मेथड को लिखता हूँ, ब्रैकेट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई कि इसको दो नंबर्स चाहिए, एक है ए और दूसरा क्या है, बी, मतलब इसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम एक नंबर लो 1 और दूसरा नंबर लो 100। सही है, अब ज़रा इसको समझिएगा, रैंड इंट, सबसे पहले नाम से क्या समझ आ रहा है, किस तरह क्या करने वाला है, ये इंटीजर नंबर देगा हमें। क्या करेगा, ये इंटीजर देगा। लेकिन इससे पहले लिखा हुआ है RAND, रैंड, मतलब क्या हो रहा है कि रैंडम नंबर देगा। किस तरह के, इंटीजर तरह के, इंटीजर डेटा टाइप के क्या करेगा, रैंडम नंबर्स हमें देगा। और कहाँ से कहाँ तक की रेंज होगी उसकी, 1 से लेके 100 तक, मतलब 100 से कभी ऊपर नहीं जाएगा और 1 से कभी नीचे नहीं जाएगा। हमने इसको रेंज डिफाइन कर दी है। सही है, ऊपर हमने लिस्ट दे दी थी, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको रेंज बता दी है। सही है, तो क्या करते हैं, इसको भी हम प्रिंट स्टेटमेंट में डाल लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं कि हमें ये क्या ला कर देता है। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं तो देखें क्या लेकर आया भाई, अभी ये 83। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, 72 लेकर आया। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करेगा, 14 लेकर आ रहा है। और हर एग्जीक्यूशन पे क्या करेगा, डिफरेंट नंबर्स लेकर आएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या हो सके कि एक ही नंबर लेकर आ रहा हो बार बार। ठीक है, लेकिन बात को ज़रा समझिएगा, हम ये हरगिज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये हरगिज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है। देखें बात समझिएगा, अगर मैं फोर लूप चलाता हूँ, फोर लूप पता था ना हमें, देखें फोर n इन रेंज और नंबर हमने दे दिया 1 से लेके 101। ठीक है, और प्रिंट n। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है भाई सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद क्या प्रिंट करेगा, 2 करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, 3। तो हमें यहाँ पर मालूम है कि भाई क्या होगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, मालूम है ना हमें। और अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 या 2, अब मुझे बताएं कि पहला नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा। पहला नंबर कौन सा प्रिंट होगा, 1। सेकंड नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल 4 प्रिंट होगा। मतलब हमें अभी भी मालूम है ना कि भाई नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है। ठीक है, हमें इसकी लॉजिक पता है ना कि कौन सा आने वाला है। लेकिन रैंडम का यही फ़ायदा है कि आपको या हमें पता ही नहीं होता कि भाई अब की मरतबा जो पाइथन ने नंबर दिया है ना हमें, तो उसकी नेक्स्ट टाइम पे कौन सा नंबर लेकर आने वाला है, ये बिल्कुल रैंडम हो सकता है वो। ठीक है, अनलेस एक तरीका होता है हम उसको फिक्स कर दें। ठीक है, फिक्स कर दें कि हमें जो नंबर मिला है ना वो नंबर चेंज ना हो। ठीक है, मैं उसको बता दूँगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रहा है कि भाई फोर लूप और रैंडम मॉड्यूल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मुझे रैंडम नंबर्स पिक करवाना है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट नंबर की प्रेडिक्शन मुझे ना हो, मुझे नहीं मालूम हो कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो फिर हम कौन से मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको। सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ी है, रैंड इंट देख लिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमें इंटीजर नंबर लाकर दे रहा है। ये वाला मेथड क्या कर रहा है, गिवन रेंज के अंदर इंटीजर नंबर लाकर दे रहा है। क्लियर है सबको। अच्छा, एक दो मेथड और देख लेते हैं जल्दी से।
अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने rd.random लिखा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, rd.random। rd अगेन किसको रेफर कर रहा है, rd किसको रेफर कर रहा है, रैंडम मॉड्यूल को रेफर कर रहा है। rd सिंपल जो rd है वो किसको रेफर कर रहा है, मॉड्यूल को जो हमने इंपोर्ट किया है, सही है। और rd के बाद मैंने लिखा रैंडम, सही है। rd के बाद क्या लिखा, सिर्फ रैंडम लिख के मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। अब ज़रा आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देख लें, डॉक्यूमेंटेशन आपको थोड़ी यहाँ पे मिल जाती है। ब्रैकेट्स बने हुए दिख रहा है आपको, आप लोग की स्क्रीन पे ब्रैकेट्स बना हुआ दिख रहा है, ये क्या ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और एरो करके क्या बता रहा है भाई, वो फ्लोट। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या नंबर देगा आपको, फ्लोट देगा। प्लस हमें कोई आर्गूमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जिस तरह मैंने रेंज में 1 से लेके 100 तक इसको नंबर बताया था ना, रेंज दी थी, तो यहाँ पर रैंडम लिखते हुए हमें ब्रैकेट्स में कोई नंबर देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नेक्स्ट लाइन पर देखें, क्या बोल रहा है कि रैंडम एक्स इन द इंटरवल 0 to 1, के हमें जो वैल्यू मिलने वाली है ना इस मेथड की वजह से, डॉट रैंडम मेथड की वजह से जो वैल्यू मिलने वाली है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होगी भाई, 0 से 1। लेकिन एक थोड़ी सी ब्रैकेट वाली चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को, कि एक जगह इसने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है, एक जगह इसने राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। तो क्या वजह है, क्यों इस तरह इसने लिखा है, किसी को आइडिया? जी भाई, जी हाँ भाई, यसन इनइक्वालिटीज़ अच्छा यहाँ देखें, लेकिन क्या होता है जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं ना, ये वैसे मुझे नहीं याद कि हमारी साइंस सिंह बोर्ड की बुक्स में ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने ओ लेवल में ही पढ़ा था, कि होता क्या है कि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कोई नंबर लिखते हैं, तो मतलब ये होता है कि भाई वो नंबर इट्स सेल्फ इंक्लूडेड है, वो नंबर भी आ सकता है। मतलब ये ब्रैकेट किसके साथ लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट किसके साथ लिखा हुआ है, 0 के साथ लिखा हुआ है। मतलब हमारा जो रैंडम मेथड है ना, ये आपको 0 भी दे सकता है, लेकिन 1 के साथ क्या लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट लिखा हुआ है। मतलब कुछ भी हो जाए आपको 1 नहीं मिलेगा, 1 एक्सक्लूडेड है। 1 क्या है, एक्सक्लूडेड है, 1 शामिल नहीं हो सकता। मतलब कभी भी रैंडम नंबर आपको पूरा 1 नहीं मिलेगा, 1 से छोटा ही मिलेगा। ये भी पॉसिबल है आपको 0.999999 मिल जाए, लेकिन पूरा 1 आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको 0 मिलने के चांस हैं, क्यों, चूँकि 0 किसके साथ लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो एक मेथड हमने वो देख लिया भाई, रैंडम क्या करेगा, रैंडम हमें इस तरह करके रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी भाई, 0 से 1 होगी बस, ठीक है। लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हमने 2-3 मेथड्स देख ली हैं, बाकी आई थिंक बस इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर कभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी मुझे असल में आप लोगों का असाइनमेंट बताना था। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि मैं यहाँ पर ना 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, बल्कि पहले क्वेश्चन समझ लें। देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक गेम बनाना है। वो गेम किस तरह का होगा, सिंपल सी लॉजिक है उसके अंदर। आप लोगों को क्या करना होगा, देखें, आप लोगों ने शायद रॉक सीजर पेपर गेम का सुना हो, सुना है ना, नहीं सुना, सुना है ना। अब आप लोगों ने वो गेम बनाना है, ठीक है। मतलब यूआई तो नहीं होगी उसकी, ऑफ कोर्स, तो आपके टर्मिनल पे ही चल रहा होगा। अब आप लोगों ने वो गेम बनाना है, ठीक है। अब इसकी वैसे वैल्यूज़ मैं देख लेता हूँ क्या होती हैं। होता है इस तरीके से, आप लोग इसकी लॉजिक समझिएगा। रॉक है, सीज़र है, 3 चीज़ें हमारे पास, ठीक है, रॉक, सीज़र, पेपर। रॉक और सीज़र, आपने क्या करना है, आपने ना एक यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है, यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है। जब यूज़र से आप नंबर इनपुट करवाएंगे ना, तो कोई नंबर डालेगा, ठीक है, लेकिन वो नंबर आपका क्या होना चाहिए। अच्छा, आप एक काम करें, बल्कि नंबर के बजाय ना आप यूज़र से पूछें वो क्या गेस करना चाह रहा है। रॉक गेस करता है, वो सीज़र गेस करता है, या पेपर। मतलब यूज़र से इनपुट लें कि भाई वो उसका ऑप्शन क्या है, क्या वो सेलेक्ट करेगा इन तीनों में से, रॉक, सीज़र या पेपर। कोई भी एक बार सेलेक्ट करेगा वो, सही है। अब लेट सपोज यूज़र ने सेलेक्ट किया क्या, पेपर, ठीक है। आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया। अभी हमने देख लिया किस तरह रैंडम नंबर जनरेट होगा। आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया,
अच्छा, अब आपने कंपेयर करना है, ठीक है। आई थिंक ये 0 1 2 कुछ नंबर का होता है, मैं भी इसको देख के बता देता हूँ। इसके रूल्स में क्या है कि रो को क्या वैल्यू मिलती है, सीजर को क्या वैल्यू मिलती है और पेपर को क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है। बल्कि मैं इसको देख ही लेता हूँ मैं, ताकि समझा सकूँ मैं। अच्छा भाई, तो यहाँ देख लें कि लेट सपोज यूज़र ने 1 सेलेक्ट किया, सॉरी यूज़र ने रॉक सेलेक्ट किया, ठीक है। यूज़र ने क्या किया, रॉक सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आपको पता है कि रॉक के अगेंस्ट क्या नंबर है, 1 है। रॉक के अगेंस्ट क्या नंबर है, 1 है। आप क्या करें, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएं, ठीक है। एक क्या करें, रैंडम नंबर जनरेट करवाएं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको लिस्ट बना के भी जनरेट करवा सकते हैं। भाई देखें 3 ही वैल्यू ना हमारे पास, यहाँ पे क्या है 1 2 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। तो अगर यूज़र ने रॉक सेलेक्ट किया है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, सही है। आपने रैंडम नंबर जनरेट करवाया और रैंडम नंबर में आपने रेंज दे दी 1 से 3 तक, मतलब वो क्या करेगा 1 से 3 तक के नंबर जनरेट कर सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर से पूछें, कंप्यूटर की चॉइस क्या है कंप्यूटर से, लेकिन हम क्या पूछ सकते हैं कि नंबर जनरेट करके दे। कंप्यूटर से क्या पूछ सकते हैं, नंबर जनरेट करके दे। लेट सपोज कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया 2, यूज़र ने क्या दिया था, रॉक दिया था। आपको पता है रॉक के अगेंस्ट क्या नंबर है, 1 है। कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया रैंडम की मदद से 2, ठीक है। और 2 पे कौन आ रहा है, पेपर आ रहा है, ठीक है। तो यूज़र ने सेलेक्ट किया था रॉक, कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया क्या, पेपर। बात समझ रहे हैं। तो अब विनर कौन होगा इसके अंदर, कंप्यूटर या क्या, यूज़र जी, क्या होना चाहिए, कंप्यूटर या रॉक, कैसे। सर जो रूल्स के हिसाब से तो मैंने तो पढ़ा है, उसमें अगर रॉ का पेपर आए तो उसमें पेपर जीतता है, रॉ का पेपर जीतता है, ठीक है। इसके रूल्स सिंपल बना दें। असल में मैंने इसको देखा था, मेरे माइंड से निकल गया ये चीज़। चलें खैर मैं इसको और देख लूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे देख लें कि लेट सपोज कि भाई पेपर अगर सेलेक्ट हो गया ना, पेपर सेलेक्ट हो गया और यूज़र ने रॉक सेलेक्ट किया था, तो कौन जीत जाएगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। तो आपने शो करना है कि यू लॉस, ठीक है, या आप बता दें भाई कंप्यूटर विंस, जो भी आप वो मैसेज प्रिंट करवा दें, सही है। फिर दोबारा यूज़र से पूछेंगे भाई वो खेलना चाहता है, अगर वो बोले यस मैं खेलना चाहता हूँ, तो फिर आप दोबारा से उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब यूज़र ने सपोज़ करें सीजर सेलेक्ट करी, यूज़र ने क्या सेलेक्ट करी, सीजर सेलेक्ट करी, और कंप्यूटर से आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया और उस रैंडम नंबर में आपको मिला लेट सपोज 2। अभी भी कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया 2 और आपको पता है 2 के अगेंस्ट क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा, ठीक है। तो सीजर यूज़र का इनपुट है, सीजर यूज़र का इनपुट है, और कंप्यूटर का नंबर क्या था, 2 था, जिसके अगेंस्ट पेपर बनता है। तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, सीजर, ठीक है। चूँकि सीजर क्या कर सकती है, पेपर को काट सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आप बोल देंगे भाई यू विन, ठीक है, या यूज़र विन, जो भी आपने मैसेज प्रिंट करवाना हो। थोड़ा सा आइडिया समझ आ रहा है, इसमें मैं रूल आपको डिटेल में बता दूंगा, रूल इसके क्या है, ठीक है, सारी आपको वैल्यूज़ भी बता दूंगा। थोड़ा सा लेकिन क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से काम करना है। इसमें आपका वाइल लूप भी यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट टाइम्स आपका लूप चलाना है और यूज़र से हर टाइम पूछना है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको क्या और खेलना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वाइल लूप यूज़ होगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आपकी यूज़ होगी, ब्रेक जो ये कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी क्या होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। रैंडम का मॉड्यूल यूज़ हो रहा है यहाँ पे आपकी लिस्ट भी यूज़ होगी, ठीक है। लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस रैंडम नंबर के रैंडम नंबर के लिए रैंड इंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सही है। थोड़ा सा आइडिया समझ आ रहा है किस तरीके से करना है, जीपीटी नहीं करना, अपनी लॉजिक बनानी है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी इसको हम देख लेंगे, वैसे डायरेक्ट भी ना कोशिश करिएगा कि
पहले इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या डायरेक्ट हम अगर लिस्ट के अंदर रॉक सीजर पेपर डाल दें तो क्या वो सिलेक्ट करके दे रहा है, नहीं दे रहा, दे रहा है। बस ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना के ना डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, लिस्ट बनाकर डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, उससे रैंडम एलिमेंट उठा सकते हैं। जैसे रॉक सीजर पेपर आपने एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, आपने क्या किया, वहाँ से रैंडम कोई भी चीज़ उठा ली, ठीक है, यूज़र से भी इनपुट पूछ लिया और फिर आपने रूल डिफाइन कर दिया उसका, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह करेंगे ना तो थोड़ा सा मसला होगा। अगर आप नंबर्स के हिसाब से करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। नंबर्स के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। खैर लॉजिक आप लोग बनाइएगा, ठीक है, मैं इसको लेके बैठा नहीं, मैंने करा नहीं है, तो जब बैठेंगे वो भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इसकी लॉजिक बनानी है और मैंने आपको इसको आइडिया दे दिया है, रूल्स मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। अच्छा भाई, इसके अलावा यहाँ देखें एक चीज़ ये हो गई, ये मुझे संडे को चाहिए, ठीक है, संडे को मैं चेक करूँगा सबका। इसके अलावा यहाँ देख लें, आप लोगों ने वेबसाइट पे जाके लिखना है रिबोर्ग हर्डल रेस, वो आपने गेम बनाना है और आपने यहाँ पे गेम खेलना है यहाँ, ठीक है, रिबोर्ग हर्डल रेस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए मैं बता दूँ। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, इसका मैं आ जाऊँगा होम 1 पे, बिल्कुल बेसिक वाले पर, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा बल्कि मैं, ये तो बहुत बेसिक सा है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसके अंदर, ये थोड़ा सा ये लोग आइए आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिएगा ज़रा, अब हमें करना क्या है, इस रिबोर्ड को ना क्या करना है, इसके घर तक पहुँचाना है, इसको घर छोड़ कर आना है, सही है। अब उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है, सही है, अपना ख़तरनाक सा कोड लिखना है ताकि ये घर भाग जाए। अच्छा करना क्या है, देखें इसने हमें हिंट दी हुई है कि भाई हम मूव का फंक्शन यूज़ करेंगे ना, ये क्या है वैसे, फंक्शन है या मेथड है, फंक्शन है, क्यों, चूँकि इसमें डॉट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, फ़िलहाल अभी इसको इतना रखें तो ये क्या करेगा, इसको ना एक बॉक्स आगे बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन भी आप लोगों ने देखनी है, अगर आप लोग अभी इसको देखें तो ये डायरेक्शन इसकी क्या है, इसको इस तरह समझें कि भाई जैसे एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्सेस बने हुए ना यहाँ पर, ये आप अपनी पास इमेजिन कर लें, बंदा क्या कर रहा है, उधर खड़ा हुआ है इधर बॉक्स पे, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। आप लोग इसकी आइज़ देखें, ये आगे की तरफ हेड कर रही हैं, ठीक है, सामने की तरफ देख रही हैं। तो अगर मैं मूव चलाऊँगा कहाँ मूव करेगा, या पीछे जाएगा या आगे मूव करेगा, या आगे मूव करेगा, सही है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 मूव को चला के देखते हैं, तो क्या करेगा ये, हमने यहाँ पे मूव लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो ट्रायंगल आइकन आ रहा है, तो क्या करेगा, ये 1 बॉक्स मूव करा इसने, ठीक है। तो एक मूव लिखने से क्या हो रहा है आपका, एक मरतबा मूव लिखने से क्या हो रहा है, ये 1 बॉक्स मूव कर रहा है, सही है। तो अगर मैं इसको दोबारा लिख लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोबारा लिख लूँ तो क्या करेगा, ये एक और बॉक्स मूव कर देगा, ऐसे ही है ना। मूव लिखा, क्या करेगा, इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, दोबारा से लिखा हमने तो ये 2 बॉक्स मूव कर गया, सही है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई अब तो इसको मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना इसकी डायरेक्शन तो अभी भी क्या है, फ्रंट की तरफ है, मतलब अभी ये और आगे जा सकता है अगर हमने इसको मूव लिखा, लेकिन हमें इसको और आगे नहीं लेके जाना, हमने इसको क्या करना है, इसको हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और इसको घर की तरफ भेजना है, सही है। अब उसके लिए ना आप लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये आप लोग देख लोगे रिबोर्ग्स कीबोर्ड, नहीं सॉरी वर्ल्ड इन्फो होगा, ठीक है। वर्ल्ड इन्फो पे जाएंगे ना तो आपको इसके मेथड्स मिल जाएंगे कि आपको इस प्रोग्राम में कौन कौन से मेथड यूज़ करने हैं। तो देखें एक मेथड तो कौन सा है, मूव है, सेकंड मेथड कौन सा है, टर्न लेफ़्ट। टर्न लेफ़्ट क्या करेगा, इसको समझिएगा, यहाँ देखें सारे, ये बंदा है, ठीक है, इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। अब जब मैं टर्न लेफ़्ट करूँगा ना तो किस तरह मुड़ेगा, ये यूँ मुड़ेगा या इस तरफ मुड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, किस तरफ, यूँ मुड़ेगा या इस तरफ मुड़ेगा, नहीं समझे इस चीज़ को। देखें इसका फेस ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन फेस है, इसकी फेस की डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर टर्न लेफ्ट होगा तो किस तरफ जाना चाहिए, इसको इधर जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, सही है। तो अगर मैं 2 मरतबा मूव लिखने के बाद टर्न लेफ्ट कर दूंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री चेंज हो जाएगी,
समझ आ रही है या नहीं आ रही? बाकियों को बताएं, बाकी बताएं, ठीक है। तो जब इसकी डायरेक्शन मुड़ेगी ना, पहले इसकी डायरेक्शन इस तरह दी, जैसे फॉर एग्जांपल टर्न लेफ्ट करेंगे यूँ हो जाएगा ये, ठीक है, और फिर मूव करेंगे तो दोबारा से अपने घर पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई? सिर्फ एक प्रोग्राम लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को मैं समझा दूंगा, आप लोगों ने खुद करना है वो। तो 2 मरतबा मूव किया, ये 2 बॉक्सेस आगे आ गया, क्या करूँगा मैं आगे यहाँ पे इसको लिखूँगा टर्न लेफ़्ट। तो पहले टर्न लेफ़्ट करते हैं और देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है। तो ये नीचे आया और देखें इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो इसका मुंह, इसका जो फेस था वो किस तरफ हो गया, डायरेक्शन इसकी घर की तरफ हो गई। मतलब अब हमें क्या करना है, एक मरतबा मूव और लिखना है ताकि ये घर पहुंच जाए। सही है? सर इसकी डायरेक्शन अगर मूव करनी हो, राइट करनी हो, इसके लेफ्ट पे, हाँ बताता हूँ। अच्छा भाई, अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर अभी तो ये घर पहुँच गया, अभी जब आप आगे देखेंगे ना, ये आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इस तरह ना, ये देखें 4 पे थोड़ा सा और एडवांस लेवल आ गया। अब उसका घर बिल्कुल अब बराबर में ये, लेकिन क्या है उसको रोड नहीं मिल रहा, आपको पहले सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट जाना है, फिर मुड़ना है, फिर लंबी मतलब इसको घुमा के घर पर लेकर आना है। सही है? तो अब हमारे पास जो मेथड्स होते हैं ना, वो टर्न लेफ़्ट का ही मेथड होता है, राइट का नहीं होता, ठीक है। टर्न लेफ़्ट ही होता है, राइट का मेथड नहीं होता। अगर मैं आपको वर्ड इन्फो दिखाऊं तो देखें यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि भाई मूव आपने यूज़ करना है, टर्न लेफ़्ट यूज़ करना है, ठीक है। टर्न राइट करके कोई मेथड ही नहीं है। तो अब अगर समझिएगा कि अगर मेरा रोबोट यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये रोबोट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, मेरा माउस यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब मुझे इसको यहाँ लेकर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल क्या लिखूँगा, टर्न लेफ़्ट लिखूँगा। जैसे भी इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, मतलब ये लास्ट वाले बॉक्स पे खड़ा हो गया, इस तरह डायरेक्शन इसकी है। जब टर्न लेफ़्ट लिखूँगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, ऐसी है ना, इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, और फिर ये इसको मूव करा देंगे हम। अब लेकिन जब ये मूव करके पहुँचेगा अपने लास्ट वाले बॉक्स पर, यहाँ देखिएगा ज़रा, जब ये इस वाले बॉक्स पर पहुँचेगा, सही है, तो अब क्या करना है इसको जी, अब कहाँ जाना है इसने, अब सीधे हाथ पे जाना है। अभी डायरेक्शन इसकी ये इस तरफ था, पहले आगे बढ़ा ये 3 बॉक्स, ठीक है, अब इसको राइट पर जाना है, लेकिन टर्न राइट का तो मेथड ही नहीं है हमारे पास, फंक्शन है ही नहीं, किस तरह करेंगे अब? हाँ एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। अब क्या करेंगे, इसको देखिए समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। टर्न राइट नहीं है ना, अब ये खड़ा हुआ है इस वाले बॉक्स पे, आप लोग देख रहे होंगे 4 वाला जो बॉक्स है हमारे पास, ये लाइट ग्रीन हुआ है, अब ये इधर खड़ा हुआ है। अब जाना तो इसको यहाँ पर है, लेकिन चूँकि टर्न राइट का हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, टर्न लेफ़्ट लिखेंगे दोबारा से। तो अभी इसकी डायरेक्शन यहाँ पे जब टर्न लेफ़्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन इधर है, टर्न लेफ़्ट करेंगे फिर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा टर्न लेफ़्ट करेंगे, अब ये डायरेक्शन हो जाएगी, फिर इसको आप एक मूव से आगे बढ़ा दें। समझ रहे हैं बात को किस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई, अब आपको फिर इधर लेके जाना है इसको, फिर दोबारा आपको 3 मरतबा इसको टर्न लेफ़्ट करके इसको राइट पर लेकर आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसके बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स हैं, ठीक है। जितना आगे जाएंगे उतना ये डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा, तो जितने पॉसिबल हों उतना ही करना ही है आपने, ठीक है। और हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं जो है ना, अगर अलोन पे लेकर आऊँ, अच्छा आप लोग ना जितने भी ये क्वेश्चंस करें, मतलब इसके जितने भी आप लोग ये हर्डल्स को पास करें, उसका ना कोड अपने पास रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं उस कोड को चेक करूँगा, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि किस बंदे ने कितना, मतलब क्या लॉजिक अपनी यूज़ करी है, किस तरह से कोड लिखा है, ठीक है। तो ये 2 काम है जो आप लोगों ने करना है, सही है। रॉक सीजर पेपर वाला जो है गेम, इसके रूल्स मैं आपको बता दूंगा देखकर, वॉइस कर दूंगा ग्रुप पर। और दूसरा ये वाला, जितने भी आप लोग इसके हर्डल्स को पास करेंगे, आपने उसके कोड को सॉरी, उस कोड को अपने पास रखना है,
हर बच्चे का कोड चेक करूँगा मैं। अगर वो बोलेगा मैंने 4 हर्डल्स पास करी हैं, लेट सपोज होम 1, होम 2, होम 3, होम 4 उसने हर्डल्स को पास किया है, ठीक है, तो मैं उस तमाम कोड्स को देखूँगा। सही है ना? तो ये 2 चीज़ें आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में लाजमी दिखानी है। सही है, क्लियर है सबको? हाँ भाई, अनीक, राहुल, आलियान, सुफियान, एहसान, अब्दुलरहमान, शहबाज। चलूँ आगे। ये मुझे संडे की क्लास में चेक करना है, संडे की क्लास में मुझे चेक करना है ये। सही है, तो काइंडली इसको लाजमी करिएगा। बाकी नाम क्या है इसका? रिवॉर्व हर्डल रेस, ठीक है। या अगर आप सिर्फ रिवॉर्व भी लिखेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा हर्डल रेस करके, तो आप वहाँ पे उसको क्लिक करके यहाँ से इसके स्टेजेस या इसके जो स्टेप्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो अब दोबारा से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर आ जाते हैं और हर बच्चे का फोकस चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हर कोई यहाँ पे कंसंट्रेट करे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था, लास्ट क्लास में देख लिया था कि भाई क्या होता है हमारे पास अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊं और उस पर डॉट अपर चलाऊं तो ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। क्या एरर मिलता है? मैंने आपको एरर दिखाना था। एरर क्या था भाई? पढ़ें ज़रा एक मरतबा, क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट एट्रीब्यूट अपर। सही है, तो ये बोल रहा है कि भाई जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है ना उसके पास अपर करके कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, मतलब वो किसी एट्रीब्यूट को जानता ही नहीं है। अब इस चीज़ को समझेगा भाई शहबाज, समझ लो इस चीज़ को पहले, ये समझने की चीज़ है, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। देखें, लिस्ट के बाद क्या लिख के दे रहा है ये? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट किसको बोल रहा है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये ऑब्जेक्ट असल में किसको बोल रहा है? इस वेरिएबल को बोल रहा है। इस वेरिएबल को क्या बोल रहा है? ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, हम इसको वेरिएबल बोलते आ रहे थे, लेकिन पाइथन इसको क्या बोलता है भाई? ऑब्जेक्ट बोलता है। हमारी बात भी सही है, पाइथन की बात भी सही है। अभी इसको देखते हैं डिटेल में और क्या चीज़ है। अच्छा, फिर मैंने जब इसको स्ट्रिंग बनाया, वर्ड के नाम से एक मैंने स्ट्रिंग बनाया और उस पर अपेंड चलाना चाहा, तो ये क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रिंग क्लास का जो वेरिएबल है ना, मतलब सिंपल अल्फाज में जो आपने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि उसको अपेंड के बारे में मालूम नहीं है कि अपेंड किस तरह काम करता है। सही है, ये बात समझ आ रही है? हमने देखा था ना भाई कि हमें जो डॉट अपेंड हो गया और इस तरह के कुछ मेथड्स हमने देखे थे, वो सब किसके लिए स्पेसिफिक थे? लिस्ट के लिए। डॉट रिमूव हो गया, डॉट अपेंड हो गया, डॉट इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया, ठीक है, सबके सब मेथड किसके लिए एप्लीकेबल थे? लिस्ट के लिए थे, ठीक है। ये स्ट्रिंग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या बोला था? डिक्शनरी पे हमने इंसर्ट चलाना चाहा तो उससे जब भी हमें मना कर देता ऑब्जेक्ट लिख के दिया। सही है। अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाली थी कि भाई हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, हम जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं ना, पाइथन उनको क्या कंसिडर करता है? पाइथन उनको क्या बोलता है भाई? ऑब्जेक्ट बोलता है। पाइथन क्या बोलता है उनको? ऑब्जेक्ट बोलता है। सही है, तो याद रखें कि लिस्ट क्या है भाई हमारे पास? लिस्ट क्या है जी? लिस्ट क्या है हमारे पास? देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखें भाई, लिस्ट क्या बता रहा है? क्लास लिस्ट करके दिखा रहा है। टाइप में क्या दिखा रहा है मुझे? ये क्लास लिस्ट। तो लिस्ट क्या है हमारे पास? मतलब जिस चीज़ को हम डेटा टाइप बोलते हैं पाइथन के अंदर, वो किस तरह लिखी जाती है या वो क्या चीज़ है? क्लास है। मतलब हमने जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रिंग पढ़ा है हमने, टपल्स पढ़े हैं, सेट्स पढ़े हैं, डिक्शनरीज पढ़ी हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ठीक है,
और इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं, डेटा टाइप्स पढ़ी हैं। पाइथन उन डेटा टाइप्स को क्या बोलता है भाई? क्लास। पाइथन क्या बोलता है उनको? क्लास बोलता है। अब क्लास बोलने की वजह यह है कि असल में इस पूरी चीज़ का जो कोड है ना, वो पाइथन ने किस में लिखा हुआ है? उसकी क्लास बना के उसका कोड लिखा हुआ है। उसकी क्लास बना के क्या किया हुआ है? उसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि पाइथन के पास ना क्लास के नाम से, मतलब क्लास करके लिस्ट की पूरी क्या बनी हुई है? क्लास बनी हुई है, जिसमें सारे के सारे रूल्स बताए हुए हैं, जिसमें सारे के सारे मेथड्स बनाए हुए हैं कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपके ऑब्जेक्ट की क्लास लिस्ट है, अगर आपके ऑब्जेक्ट की क्लास, ऑब्जेक्ट समझ ना किसको बोल रहा हूँ मैं? वेरिएबल को बोल रहा हूँ। असल में मैं ऑब्जेक्ट किसको बोल रहा हूँ? वेरिएबल को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिर्फ क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? वेरिएबल को बोलेंगे। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी डेटा टाइप या उसकी अगर क्लास लिस्ट है, तो वो क्या करेगा? वो एक अलग तरीके से बिहेव करेगा। क्या करेगा? वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंटीजर क्लास का है, वो क्या करेगा? वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, सही है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फ्लोट क्लास का है, ठीक है, या बूलियन क्लास का है, तो वो क्या करेगा? अलग तरीके से बिहेव करेगा। अब क्या मतलब अलग तरीके से बिहेव करेगा? क्या मतलब हो रहा है इसका? देखिए समझे बात को। क्लास जो बनी हुई ना लिस्ट की, उसके अंदर हमने बहुत सारे मेथड बनाए हुए हैं। अपेंड करके एक मेथड बनाया, रिमूव करके एक मेथड बनाया हुआ है, अभी इसको करते हैं कोड, ठीक है। रिमूव करके एक मेथड बना हुआ है, पॉप करके मेथड बना हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी 3 ही रखें। हमने ये 3 मेथड्स बनाए हुए हैं। ये तीनों के तीनों मेथड्स किस क्लास में लिखे हुए हैं? लिस्ट की क्लास में लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों के तीनों मेथड्स के हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास में लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए। जब भी हमारा अपेंड हो गया, अपर हो गया, ठीक है, सॉरी अपर तो चलता है, अपेंड हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, हमारे स्ट्रिंग पर काम नहीं करते। स्ट्रिंग के ऊपर ये वाले मेथड्स काम नहीं करते। इसकी वजह ये है कि हमने जो स्ट्रिंग की क्लास बनाई है ना, उसके अंदर कोई अपेंड, रिमूव और पॉप और बहुत सारे मेथड्स हमने देखे थे, वो मौजूद ही नहीं है स्ट्रिंग की क्लास के अंदर। लेकिन वो मेथड्स किस में मौजूद हैं? लिस्ट की क्लास में वो सारे के सारे मेथड्स मौजूद हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी वेरिएबल को लिस्ट बनाते हैं, मतलब अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट की क्लास, अभी दिखाया ना मैंने, अगर हमारी किसी ऑब्जेक्ट की क्लास लिस्ट है तो उस पर अलग मेथड्स काम करेंगे, ठीक है। अगर हमारी किसी ऑब्जेक्ट की क्लास इंटीजर है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर हमारी किसी ऑब्जेक्ट की क्लास डिक्शनरी है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ये बात थोड़ी सी समझ आ रही है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर हम हर उस चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पाइथन के अंदर समझिएगा इस बात को, पाइथन के अंदर हम हर उस चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने किसी क्लास की मदद से बनाया हो, जिसको हमने किसी क्लास की मदद से बनाया हो। मतलब सिंपल अल्फाज में कि भाई हमारा हर वेरिएबल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हमारा हर वेरिएबल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब कुछ ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, तो ज़रा इसको याद रखिएगा। अच्छा, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते थे ना, तो हम सिंपल उसको क्या बोलते थे? भाई हमने वेरिएबल बना लिया। हमने क्या बना लिया? वेरिएबल बना लिया। लेकिन अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो हम वेरिएबल बनाने को क्या बोलेंगे? हमने एक ऑब्जेक्ट क्या किया है? एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने इंस्टेंशिएट किया है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्या किया है? इंस्टेंशिएट किया है। मतलब वही है, क्रिएट करने का मतलब ये है। लेकिन आप इसको क्या बोलेंगे? हमने एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया है। या दूसरे अल्फाज में हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये लिस्ट क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। बहुत सुनेंगे ये चीज़, माइंड में उठा लें इस चीज़ को, वरना कंफ्यूज करेगी। अगर मेरा वेरिएबल, जैसे अभी मैंने नम्स देखें, नम्स मेरा क्या है? सिंपल वेरिएबल है। नम क्या है मेरा? नम्स वेरिएबल है, ठीक है। और इस वेरिएबल की अगर हम सिंपल प्रोग्रामिंग में बात करें तो इसकी डेटा टाइप क्या है? नहीं, डेटा टाइप की क्या है? लिस्ट है, ठीक है। ये बात हो गई पुरानी, मतलब ये बात रहेगी, ये नहीं कि हम भूलना है इस चीज़ को, ये भी बात सही है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई नम्स क्या है? मेरा एक ऑब्जेक्ट है। नम्स क्या है? मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो नम्स है ना, नम्स बेसिकली अगर मैं नम्स इक्वल टू करके लिस्ट लिखता हूँ ना, 1 2 3 4 और जो भी मैं इसमें नंबर लिखता हूँ, तो बेसिकली इस नम्स ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है? लिस्ट है, ठीक है। मैं इसको वेरिएबल बनाऊँ और मैं इसको बोलूँ वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? जब भी आप बोलेंगे लिस्ट है,
अगर मैं बोलूँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है? लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नम्स है ना, इसको हम और किस तरीके से बोलते हैं? अगर हम किसी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लिस्ट क्लास का, या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डिक्शनरी क्लास का, तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड ये बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? हम ये बोलते हैं भाई हम उस क्लास का क्या कर रहे हैं? एक इंस्टेंस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जब आप लिखेंगे ना, जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो आपको ये कहा जाएगा कि भाई मेक एन इंस्टेंस ऑफ डिक्शनरी क्लास, मेक एन इंस्टेंस ऑफ डिक्शनरी क्लास दैट कंटेन्स एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, फी और जो भी डेटा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन से आपको? अगर लिखा हुआ है मेक एन इंस्टेंस ऑफ डिक्शनरी क्लास, तो क्या बोला जा रहा है कि आपने डिक्शनरी क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। सिंपल अल्फाज में अगर बोले हम, तो हमें क्या करना है भाई? हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसकी डेटा टाइप क्या होगी? डिक्शनरी होगी, ठीक है। और आपको पता है डिक्शनरी किस तरह काम करती है। ये 2-3 चीज़ें समझ आ गई बेसिक सी। अच्छा, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रही है कि भाई हमने जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ी है ना, जितनी भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं आज तक, ठीक है, वो सारी की सारी, और आगे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है, डेटा टाइप्स आगे भी हमें मिलेंगी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है एक्चुअली? ये क्लासेस हैं। ये क्या है? ये सारी डेटा टाइप्स क्या हैं? क्लासेस हैं, ठीक है। हर डेटा टाइप एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, ठीक है, कोड लिखा हुआ है जो ये बताएगा, इसको समझिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो उस क्लास में कोड लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो कोड ये बताएगा कि भाई उस क्लास का इंस्टेंस किस तरह बिहेव करेगा। दोबारा समझ लें, जो भी हम क्लास का यूज़ कर रहे हैं, जैसे लिस्ट क्लास है, डिक्शनरी क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है, हमें वो कोड ये बताएगा, उसमें जो कोड लिखा हुआ है हमें वो ये बताएगा कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट या उस क्लास का इंस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ, कि उस क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा, हम उसके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई उस क्लास में ना हमने बहुत सारे रूल्स बता दिए। हमने क्या किया? उस क्लास के अंदर बहुत सारे रूल्स बता दिए कि भाई जो भी उस क्लास को फॉलो करेगा ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट उस क्लास का इंस्टेंस होगा वो क्या करेगा? उन तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भाई उस क्लास के अंदर हमने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, ऑफकोर्स प्रोग्रामिंग करके हम रूल्स बनाएंगे सारे, ठीक है। तो सिंपल समझने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई उस क्लास में जो भी हमने कोड लिखा है ना, वो सारे के सारे क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, मतलब बहुत सारे हमने रूल्स बना दिए हैं। तो उस क्लास का जो भी इंस्टेंस होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट या वो इंस्टेंस उस क्लास के तमाम रूल्स को लाजमी फॉलो करेगा। उस क्लास के रूल्स को वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और अभी हमने यही ऊपर देखा था कि भाई अगर मैं लिस्ट के ऊपर डॉट अपर चलाऊं तो वो काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई उस लिस्ट क्लास में जो रूल्स लिखे हुए हैं ना, उन रूल्स में अपर का कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब अपर का कोई कोड लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए उसका ऑब्जेक्ट जानता ही नहीं है कि उसने अपर के साथ क्या करना है। बात समझ रहे हैं सारे, ठीक है। और इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो आप सबके सब क्या हैं? प्रोग्रामिंग के लिहाज से आप सबके सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं आप लोग, ठीक है। आप सबके सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं या इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, इंस्टेंसेस ही बोल सकते हैं। अगर एक चीज़ है तो इंस्टेंस, अगर एक से ज़्यादा तो इंस्टेंसेस। तो आप सब इंस्टेंस हैं, ठीक है। किस चीज़ के इंस्टेंस हैं आप लोग? किस चीज़ के ऑब्जेक्ट हैं? देखिए जब आप लोग यहाँ पे आए होंगे ना, तो आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, ठीक है, कि भाई आपने इतने बजे आना है, इतने बजे आपकी ऑफ होगी, ठीक है, आपको बैग अलाउ है या नहीं है, ठीक है, आपने कार्ड हैंग करके आना है, जब आपने आना है तो अटेंडेंस लगानी है, सारे के सारे रूल्स बताए गए ना। अब आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हो खाना भी लेकर आ रहे हैं साथ, रूल ही नहीं है ना ये, मतलब
क्या है, ये रूल ही नहीं है इस तरह का कि आपको खाना अलाउ है, ठीक है। तो असल में उस क्लास में जो भी कोड लिखा हुआ है या यहाँ पर आने के लिए आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं ना, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं ना भाई, सारे के सारे, ठीक है। खाना अलाउ नहीं है तो आप यहाँ पे खाना नहीं खा सकते, ठीक है। अटेंडेंस लगानी है, जो भी आपके फर्दर रूल्स हैं वो सारे के सारे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं तो लिखे हुए होंगे ना इनके पास, ठीक है, या वर्बली कम्युनिकेट किए गए होंगे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या हो, सारे के सारे रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी गई हैं, और हर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है या हर क्लास का जो इंस्टेंस है वो उन तमाम रूल्स को लाजमी फॉलो करता है। सही है, समझ आ रही है, ठीक है। अभी हमने ऐसे कुछ इतना खास पढ़ा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी डिस्कस करी हैं हमने, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो अच्छा भाई, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टाइप्स की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टाइप्स की, या अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ टाइप्स ऑफ क्लासेस, तो दो तरह की क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास है बिल्ट इन क्लासेस और दूसरी हमारे पास है यूज़र डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर भले कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होती हैं, आपको बहुत सारी सॉरी ऐसी क्लासेस मिलेंगी जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, बिल्ट इन है, ठीक है, बन चुकी हैं, जिसको हमने फर्दर यूज़ भी किया है पीछे। लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, इन सबकी पूरी पूरी क्लासेस बनी हुई हैं, सही है। और यूज़र डिफाइन क्या है, जो हम खुद बनाने वाले हैं, जो हम क्या करने वाले हैं, खुद क्लासेस को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड क्लासेस हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। 4 पिलर्स होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। पहला पिलर इसमें से क्या है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, और इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो हम इन चारों पिलर्स को कवर करेंगे बहुत डिटेल में ठीक है, इन चारों पिलर्स को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। बस ये याद रखें कि हमारे पास ये 4 पिलर्स हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है, जो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ये। अच्छा भाई, ये अवैस, मिस्टर अवैस, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो? करने दो यार, करने दो ना। अच्छा यहाँ देखें, बातें नहीं करें यार सुन लें यहाँ पर क्लासेस का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि क्या होती हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ब्लूप्रिंट भी करके मिलेगा, लिखा हुआ होता है कि क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब यही है कि सारे के सारे वहाँ पे हमने रूल्स डिफाइन कर दिए हैं, या हमने बहुत सारा कोड लिखकर बता दिया है कि भाई हमारा इस क्लास का जो भी इंस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या क्या रूल फॉलो कर रहा होगा और वो किस तरह बिहेव करेगा। अभी और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा कि भाई क्लासेस हमने देखी, चले भाई हमने समझ आ गया, जो हमने डेटा टाइप पढ़ी है ना उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उस कोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस कोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उस कोड में क्या मौजूद है ऐसा, ठीक है, उस कोड में क्या मौजूद है, तो उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, 2 होती हैं। पहली कौन सी है,
एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरा कौन सा है, दूसरी क्या है, मेथड्स हैं। पहला क्या है, एट्रीब्यूट्स और दूसरा क्या है, मेथड्स। अच्छा, मेथड्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसको कॉन्सेप्ट को समझा था। मेथड्स को आज तक हमने कहा था फंक्शंस और मेथड्स ना, क्या बोलते थे हम कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होते हैं फंक्शंस, हाँ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं और यूज़र डिफाइंड भी होते हैं, लेकिन फंक्शंस और मेथड्स में हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते थे, वो मेथड होता था और जो सिंबल हम डायरेक्ट लिख दिया करते थे, जैसे प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, फंक्शंस थे, ठीक है। तो अब बात को समझिएगा, अब वो तो आपको बस एक चीज़ समझाने के लिए थी जो आपको फिजिकली दिख रही थी, लेकिन अब आपको फंक्शंस और मेथड समझ आएंगे कि एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात, फंक्शंस हो या मेथड्स हो, दोनों का लिखने का तरीका एक ही होता है। फंक्शंस हो या मेथड्स हो, दोनों को लिखने का तरीका, मतलब हमने देखा था ना भाई, डेफ करके हम लिखते थे फंक्शंस को, आगे उसका नाम लिखते थे, ब्रैकेट्स बनाते थे, ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स पास करते थे, कोलन लगा के फिर हम आगे कोड लिखते थे, उसकी बॉडी के अंदर, उसके फर्स्ट लाइन के अंदर कोड लिखते थे, ऐसे ही करते थे ना हम कुछ, ठीक है। और फिर एंड में क्या करते थे भाई, हम एंड में क्या करते थे, हाँ भाई, रिटर्न करते थे, ज़बरदस्त, शाबाश। क्या करते थे फंक्शंस के एंड में, रिटर्न कर दिया करते थे। जो हमने वहाँ पे रूल्स पढ़े थे ना फंक्शंस के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है, मतलब क्लासेस के अंदर भी क्या होंगे, फंक्शंस लिखे जाएंगे। लेकिन अब याद रखिएगा, जब भी हम क्लासेस के अंदर फंक्शंस की बात करेंगे ना, हम उसको फंक्शंस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं उसको, मेथड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेथड्स बोलते हैं। अब वजह क्या है कि अगर बिल्कुल सब कुछ ही सेम है, उसका सिंटेक्स सेम है, उसमें पैरामीटर सेम तरीके से पास हो रहे हैं, बिल्कुल उसका जो बॉडी का कोड है वो बिल्कुल सेम है, तो क्यों हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। हम एक को बोल रहे हैं फंक्शन, एक को बोल रहे हैं मेथड। क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई फंक्शन हम जो सिंपल ऊपर पहले पढ़कर आ चुके हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम फंक्शंस लिखेंगे क्लासेस के अंदर भी, लेकिन क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस लिखे जाएंगे ना, उसको हम क्या नाम देंगे, मेथड्स का नाम देंगे, ठीक है। और क्लासेस के बाहर, मतलब अगर हमने सिंपल फंक्शन बना के लिख दिया है, ठीक है, तो उसको फंक्शन ही बोलेंगे। तो क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रहे हैं जब उनका लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, क्या वजह है जी भाई। हाँ भाई, नहीं चलें, कोई मसला नहीं, बोलें, चलें। देखें, असल में मकसद ये है डिफरेंशिएट करना। मकसद क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना। देखें, बात को समझिएगा, अगर मैं किसी चीज़ को फंक्शन बोल रहा हूँ ना, आपको आज की क्लास में तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं किसी चीज़ को फंक्शन बोल रहा हूँ ना, तो आप फ़ौरन से समझ जाएंगे कि भाई वो फंक्शन जो है ना, उसका सिंटेक्स ऑल्दो सेम है, जिस तरह मेथड्स का सेम है, लेकिन वो फंक्शन कहाँ पे लिखा गया है, वो क्लास के कोड में नहीं लिखा गया। अभी हम देखेंगे क्लास का कोड एक प्रॉपर कोड होता है, क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट होता है वो। तो जो मेथड हम फंक्शन हम लिख रहे हैं ना, वो क्लास के कोड में नहीं लिखा गया, वो क्लास के कोड से बाहर लिखा गया है। लेकिन अगर वही फंक्शन, ठीक है, हम क्लास के कोड में लिखेंगे तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर फंक्शन बोले फिर क्या होगा, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। हमें असल में यहाँ पे क्या करना था, मकसद बताना था कि भाई फंक्शन क्लास के बाहर वाली चीज़ें होती है, मतलब अगर वो सिंटेक्स हम यूज़ करें क्लास के बाहर और उस कोड को लिख रहे हैं तो वो फंक्शन कहलाएंगे, लेकिन अगर उसी चीज़ को क्लास के अंदर लिख रहे हैं तो उसको मेथड्स बोलेंगे। मकसद सिर्फ यही था कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई कौन सी चीज़ मेरी क्लास के अंदर है, कौन सी चीज़ मेरी क्लास के बाहर है। सही है, तो यही मकसद था जिसकी वजह से इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए। सही है, तो आज के बाद से आप लोगों ने, या अगर मैं भी गलती से बोल दूँ, क्योंकि अभी मेरी भी खुद प्रैक्टिस बनी हुई है इसको फंक्शन बोलने की, क्लास के अंदर अगर हम फंक्शन बना रहे हैं वो फंक्शन नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं, मेथड्स कहलाते हैं। ऑल्दो का तरीका सेम है, डिस्कस कर चुके हम, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, मेथड्स बोलेंगे। और इंटरव्यू के अंदर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई फंक्शन और मेथड्स में क्या डिफरेंस है। तो आज तक तो हम सिंपल सा पढ़ लिया करते थे कि भाई फंक्शन बगैर डॉट के स्टार्ट हो जाता है, सिंपल सा, और मेथड्स क्या होते हैं, डॉट से स्टार्ट होते हैं। ये चीज़ एप्लीकेबल है, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ तो सही है, हमने गलत डिस्कस नहीं की थी, लेकिन अब चूँकि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो आप क्या बताएंगे कि भाई मेथड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, उनका सिंटेक्स फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि सिंटेक्स वगैरह सारे रूल्स सेम होते हैं, लेकिन चूँकि वो क्लास में लिखे जा रहे हैं तो मेथड्स कहलाते हैं। और क्लास के अगर हम बाहर उसी चीज़ को लिख दें तो क्या कहलाते हैं, वो फंक्शंस कहलाते हैं। सही है, तो क्या बताया मैंने अभी कि भाई क्लास के अंदर ना दो चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं और
और क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। देखें, एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है बहुत सिंपल से अल्फाज में, सही है भाई, दो चीज़ें लिखी हैं मैंने। एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सिंपल अल्फाज में समझ लें, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी इसको हम बोल सकते हैं। और मेथड्स का मतलब क्या है कि भाई व्हाट इट कैन डू, मतलब क्या कर सकती है क्लास जो है, वो क्या कर सकती है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। देखें, अब ये इतना समझ आ रहा है, पहले ये चीज़ समझ आ रही है मैंने क्या लिखा, एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं। और मेथड्स क्या हैं कि भाई हमारी क्लास क्या कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम रियल वर्ड से समझते हैं ज़रा, ठीक है। तो अगर देखें इसकी हम बात करें कि दुनिया के अंदर भी ना हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अगर हम प्रोग्रामिंग के लिहाज से इसको देखें, क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको इस तरह इमेजिन करें कि भाई एक कार है, ठीक है, सिंपल एक कार की क्लास बना रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सिंपल एक कार की क्लास, अभी प्रोग्राम नहीं लिख रहे, अभी जस्ट थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक कार की क्लास है, ठीक है, एक कार की मुझे क्लास बनानी है। अभी मैंने बताया कि भाई क्लास के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, क्या होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे और मेथड्स होंगे। अब अगर मैं कार की क्लास बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और बताएं कि भाई उस कार के पास, अगर कार की क्लास बनाना चाह रहा हूँ तो कार की क्लास के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, एट्रीब्यूट्स या मेथड्स। अब एट्रीब्यूट्स मुझे बताएं कार की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कार की। कलर, हाँ बिल्कुल, ठीक है, कलर हो गया, उसकी आई थिंक लेंथ हो गई, ठीक है, टायर्स हो गए, ठीक है, और क्या है, इंजन हो गया, और उसके मिरर्स हो गए, ठीक है, स्टेयरिंग हो गया, ठीक है, उसकी सीट्स वगैरह हो गई। ये सारी की सारी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी एट्रीब्यूट्स हैं ना, ठीक है। और अब कार क्या कर सकती है, वो मेथड्स हैं, वो कर क्या सकती है, ठीक है, चल सकती है, ठीक है, ये क्या हो गया, उसका मेथड है, समझिएगा। वो जो काम कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स। क्लास के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और मेथड्स क्या हैं, वो जो काम कर सकती है या कर सकता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या काम कर सकता है। जी, क्लास बना रहे क्लास बना क्यों रहे हैं, बताता हूँ मैं। अभी जब कोड लिखूंगा ना इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा आंसर दे देता हूँ मैं आपको। क्लासेस जो है ना असल में बनाई जाती हैं ताकि आपकी जो है ना बिज़नेस प्रॉब्लम को आसान किया जा सके। इसको इस तरह समझें, इसको इस तरह समझें। देखें भाई सुन लो, तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, समझ लो। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई किसी ने स्कूल खोला, या कोई स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है, या हॉस्पिटल का विजिट कर रहा है कोई, ठीक है, या किसी कंपनी में जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको सबसे पहले जब हम वहाँ पे जाते हैं हमें क्या मिलता है, एक फॉर्म टाइप का मिलता है, गेट मिलता है। क्या बात करती है, बंदा नहीं मिलता उससे पहले, गेट से पहले, गलत बोल दिया ना, गार्ड मिलता है, ठीक है, उससे पहले तुम्हें रोड मिलता है, सही है, खैर मजाक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे समझिएगा, देखो क्या होता है कि क्लास हम बना क्यों रहे ना, देखो इसका जो है ना, अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लो तो आपको मतलब समझ आ जाएगा कि क्लासेस ना हम हमेशा बनाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ आने वाला है कि हर बंदा ना पहले क्लास बनाता है, फिर ही उस पर काम किया जाता है, उसकी मदद से काम करता है, ठीक है। किस तरह काम करता है, लेट सपोज के भाई तुमने स्कूल खोला, ठीक है, स्कूल की अच्छी एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। आपने स्कूल खोला, ठीक है, या कोई कंपनी खोल ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा, आपने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। अब एम्प्लॉयज़ का डेटा तो लोगे ना आप, या बस ऐसे ही रैंडम बंदों को अपने पास बुला लोगे, डेटा लोगे ना। तो डेटा लेने के लिए क्या क्राइटेरिया रखोगे आप, कोई फॉर्म बनाओगे या कोई एक्सेल की शीट बनाओगे, कुछ तो बनाओगे ना आप उसमें, और वहाँ पे क्या करोगे, उन तमाम चीज़ों का जिक्र करोगे जो आपको उससे रिक्वायर्ड हैं, सही है। जैसे उसका नाम हो गया, ठीक है, उसकी उम्र हो गई, उसकी क्वालिफिकेशन हो गई, जो भी फर्दर आपने उसके जो जो चीज़ें मांगनी है, आप वो एक
एक पेपर में उसका फॉर्मेट बना के रख लोगे ना, पेपर में प्रिंट करवा लिया या आपने कोई उसका गूगल फॉर्म बना लिया, एक आपने क्या किया उसका प्रोटोटाइप बना के रख लिया, उसका एक सैंपल बना के रख लिया। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि आपके अगर कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज़ अगर काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप हर बंदे के लिए एक अलग फॉर्मेट बनाओ। कैसा ना करोगे कि एक बंदे से आप पूछ रहे हो उसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम, दूसरे एम्प्लॉय से पूछ रहे हो उसकी एज, बस सिर्फ एज, थर्ड एम्प्लॉय से पूछ रहे हो उसकी फादर का नेम, बस फोर्थ एम्प्लॉय से पूछ रहे हो कि वो उसका एक्सपीरियंस कितना है। क्या ऐसा करोगे? हर बंदे के लिए अपना फॉर्मेट चेंज करोगे? नहीं। क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई हम उन 1000 एम्प्लॉयज़ से जितना भी हमारा मतलब जितना भी हमारा क्या बोल सकते हैं इसको माइंडसेट है ना, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बंदे से, या वो हमारी क्लास क्या क्या कर सकती है। जैसे मैंने आपको कार का कहा, ठीक है, कार का जैसे मैंने आपको कहा, तो कार उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती ना। क्या तैर सकती है कार? नहीं कर सकती ना भाई। तैर सकती है कार? हैं? उड़ा सकती है वो अलग बात है, लेकिन उड़ नहीं सकती, ठीक है, उड़ नहीं सकती, तैर नहीं सकती, ठीक है, रेंग भी नहीं सकती, नहीं कर सकती ना। मूव कर सकती है, हॉर्न बजा सकती है, ठीक है, और इसके कुछ फंक्शनलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकती ना, ठीक है। तो क्या होता है, हम जो जिस भी चीज़ की क्लास बना रहे होते हैं ना, हम उसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो आपने जब एक फॉर्म बनाया ना, तो आपने उस फॉर्म के अंदर क्या किया, एक प्रोटोटाइप बना लिया। उस फॉर्म को प्रोटोटाइप बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हर एम्प्लॉय के लिए क्या है, आपने एक फॉर्मेट बना के रख लिया। एक ही बनाया ना आपने, उसके क्या करेंगे आप, फिर बहुत सारे प्रिंट निकाल लेंगे, ऐसे ही होगा ना। या अब वो ज़माना तो चले गया ना कि आप हर बंदे के लिए बैठ के उसका फॉर्म बना रहे होंगे। एक आपने बनाया, उसका पम्फलेट बोल रहे हैं, उसका फॉर्मेट बोल रहे हैं, या कुछ भी बोल रहे हैं, प्रोटोटाइप आपने बना लिया, ठीक है, और आपने उसमें सारी के सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी आपने अभी बता दी, आपने सारे रूल्स बना दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग की नज़र से अगर इसको देखें तो क्या कहलाएगा कि आपने उस चीज़ की क्लास बना के रख दी है, ठीक है। उसकी क्या करी आपने, उसकी एक क्लास बना के रख दी है। मतलब अभी मैंने क्या बताया था भाई, क्लास क्या होता है, क्लास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसमें आपने सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं और वो क्या कर सकती है। तो आपने क्या किया, इसी तरीके से उसमें पेपर के ऊपर सारे के सारे पैरामीटर्स आपने यहाँ पे बता दिए, एट्रीब्यूट्स बता दिए, सही है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्लास बनाते हैं, सही है। तो मैं लास्ट टाइम क्या बात कर रहा था, अभी थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ ना। तो हाँ, अब तुमसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मुझे बताओ, अब आपने एक पेपर तो बना लिया ना, ठीक है, सारे उस पर सारी की सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी आपने बता दी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि भाई बंदे में क्या क्या होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट बता दी आपने, सारी उसमें डिटेल बता दी जो आपको रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन होगा? आपने जो एक कंप्लेंट बनाया ना, जो आपने एक पेपर बनाया, एम्प्लॉय हायरिंग फॉर्म या कुछ भी आपने जो बनाया, ठीक है, अब मुझे बताओ उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। हमने इसको क्लास बोल दिया, ठीक है, और अभी ये एक स्पेसिफिक क्लास है। स्पेसिफिक क्लास की वजह ये है कि अभी इसमें क्या मौजूद है, अभी जो आपने पेपर वाली क्लास बनाई ना, इसमें सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है और क्या मौजूद है, मुझे बताओ। इनमें से देख के बताओ, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। मैंने कहा भाई क्लास में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स। तो अभी जो आपने एक एम्प्लॉय हायरिंग फॉर्म बनाया, इसको इस तरह समझें, उसमें क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ मिसिंग है। हाँ, एट्रीब्यूट्स हमने बता दिए सारे। एट्रीब्यूट्स मतलब सारे के सारे बता दिए भाई, उसका यूज़र नेम होगा, सॉरी यूज़र नेम कहाँ से आ गया, उसका नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसकी एज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी हो गई, और जो आपने चाहिए था आपने सारी की सारी एट्रीब्यूट्स उस पर बता दिए। लेकिन वहाँ पे मेथड्स मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स तो मौजूद है ना भाई, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सारे ही बताएं मुझे कि भाई इस क्लास के इंस्टेंसेस कौन होंगे। इस क्लास का, ये जो हमने अभी पेपर वाली क्लास बनाई है जिसमें हमने फॉर्म का प्रोटोटाइप बनाया है, इसके ऑब्जेक्ट या इंस्टेंसेस कौन लोग होंगे? एम्प्लॉयज़ होंगे। बोल दिया मैंने लोग गलती से, क्या होंगे? एम्प्लॉयज़ होंगे। क्या होंगे? एम्प्लॉयज़ होंगे। मैंने क्या बताया था भाई, समझिएगा इस बात को, निबियान को ऐसे पहले से आइडिया होगा, राबियान को इस बात को समझिएगा। अभी मैंने पहले बताया था भाई क्लास के अंदर हम क्या बताते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स बताते हैं, ठीक है। तो अब एक तरीके से सिंपल अल्फाज में समझने के लिए मैंने क्या भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ रूल्स मौजूद हैं। अब आप उस फॉर्म को जिस भी एम्प्लॉय को दोगे, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ दे? आपने उसका नाम पूछा तो क्या एम्प्लॉय की इतनी ज़रूरत है वो अपना नाम छोड़ दे? वो बोले नहीं भाई नाम तो नहीं मैं बताने वाला,
एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी है, कुछ तो लिख के जाएगा ना भाई, ठीक है। खाली तो नहीं छोड़ सकता ना, अगर खाली छोड़ दीजिए तो क्या होगा, जो भी बंदा हायरिंग कर रहा है पूछेगा भाई अपनी ये तो बता के जाओ, रिक्वायरमेंट है ये, सही है। तो मैंने शुरू में अल्फाज ये कहे थे कि भाई क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो उस क्लास के तमाम रूल्स को, तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग की वर्ड से बोलूँ तो वो जो क्लास है ना, वो जो क्लास है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी हमने क्लास बनाया उसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मेथड बता दिए, तो उसका जो इंस्टेंस होगा ना, उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट उन तमाम एट्रीब्यूट्स को, उन तमाम मेथड्स को फुलफ़िल कर रहा होगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एम्प्लॉय उसका ऑब्जेक्ट क्यों है, एम्प्लॉय उसका इंस्टेंस क्यों है, क्योंकि भाई जब उसको फॉर्म दिया जाएगा ना तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके ही जाएगा, सही है। तो थोड़ा सा समझ आ रहा है किस वजह से। एक इसका अच्छा वर्ड भी है, इसको हम बोलते हैं जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। मतलब हम क्या करते हैं, एक जनरल चीज़ जो ना क्लास के कोड में लिख देते हैं कि भाई अगर कार की क्लास है ना उसमें ये चीज़ें होंगी। अब जैसे कार क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, रन कर सकती है, हॉर्न बजा सकती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं जो भी आप लोगों ने बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो सकती हैं, इंजन का साइज़ है, पत्नी और क्या क्या, ठीक है। तो अब जितनी भी कार्स होंगी क्या वो इन चीज़ों से डेविएट कर सकती हैं, मतलब कोई ऐसी कार हो सकती है कि वो तैर रही हो गाड़ी पानी में, ठीक है, या वो श्रिंक हो जाए, कार का साइज़ तो जैसे बड़ा है, श्रिंक हो जाए, ट्रैफिक कम होने की वजह से टॉम एंड जेरी में जिस तरह दिखाते थे पतली सी रास्ते से निकल गई, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं ना। तो क्लासेस के अंदर इसीलिए हम क्या करते हैं, वो सारे रूल्स लिखते हैं जो हर ऑब्जेक्ट पे, हर उसके ऑब्जेक्ट पर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। समझ आ रही है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बस मैं बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, कोड लिखते हैं हम इसका। क्वेश्चन ये पूछ सकते थे आप लोग एक और कि भाई वजह क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने की, ठीक है। हमारा वेरिएबल से अच्छा वाला काम चल रहा था, अच्छे वाले हमने डेटा टाइप समझे हुए थे, कहाँ से बला उठकर आ गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सही है। तो असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप लोग करेंगे जब प्रोग्राम्स वगैरह लिखें, आपको और अच्छे से उसका आइडिया होगा। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से ना हम अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से हम अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, लिस्ट एक डेटा टाइप है, डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, टपल, सेट्स, ठीक है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फर्दर, ये सब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अभी हमने देखा वो सारी की सारी क्लासेस हैं। मतलब लोगों ने उन डेटा टाइप्स का कोड लिखा ना भाई, क्लास के अंदर उसका कोड लिखा, जिसको आज तक हम डेटा टाइप्स पढ़ते आ रहे थे। तो लोगों ने कोड लिखा, मतलब क्या हुआ कि लोगों ने डेटा टाइप्स बनाई। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से हम खुद की अपनी डेटा टाइप भी बना सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है। हम डेटा टाइप बनाएंगे, कुछ डेटा टाइप हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से एक तो क्या होता है कि आपका एक तो बिज़नेस प्रॉब्लम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल हो रही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि हम अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आया होगा थोड़ा बहुत। नहीं समझ आया तो पूछ लें अभी, क्योंकि फिर हम कोड पर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर ये चीज़ें दिमाग से निकल गई या नहीं समझ आई तो फिर मसला करेंगे। हाँ भाई, उवैस, एहसन, सुफियान, अब्दुलरहमान, समझ आई। बाकी पीछे वाले राबियान, अरसलान, आलियान, अनीक, राहुल, समझ आई चीज़ें। शहबाज, इलिया ने कुछ पूछना तो नहीं है। चलें आ जाएं सब, अब यहाँ देखें, चलें बातें नहीं करें। ये कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाने थे, ठीक है। और उम्मीद है आपको इंस्टेंसेस हो गए, ऑब्जेक्ट होगा, इसका पता चल चुका होगा, ठीक है। डेटा टाइप्स असल में क्या होती है, क्लासेस होती हैं, पता चल चुका होगा, ठीक है। क्लासेस बनाने का पर्पस समझ आ गया होगा कि क्यों बना रहे हैं। कोड करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कोड पे चल रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे देख लें सारे। अभी हम फ़िलहाल सॉरी, अभी हम एक क्या कर रहे हैं, अभी हम एक ATM की क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ATM की हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ATM की क्लास बना रहे हैं, ठीक है।
हमने कोई डेटा टाइप पढ़ी है इस तरह करके कि एटीएम उसकी डेटा टाइप आ रही हो? नहीं पढ़ी ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एटीएम की क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं बोल रहा हूँ एटीएम की क्लास बनानी है, ठीक है, तो हमें कुछ देर बैठ के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि भाई आप सब लोगों ने एटीएम यूज़ किया हुआ है ना, नहीं किया हुआ किसी ने? नहीं किया हुआ, ये गलती आपकी है ना फिर, है किया है ना? अच्छा भाई, जिसने नहीं किया वो सुन लें, जिसने नहीं किया वो सुन लें। जब हम एटीएम पे जाते हैं ना, कार्ड को जब हम इंसर्ट करते हैं तो फिर हमसे क्या पूछी जाती है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल पिन पूछता है वो। ऐसा थोड़ी कि आप किसी का भी कार्ड लगा दो जाके आप पैसे निकाल लो, सही है, सिक्योरिटी रखनी है ना। तो क्या पूछी जाती है सबसे पहले? पिन पूछी जाती है, सही है। तो अब ज़रा समझिएगा इस बात को अगर यूज़र पिन सही से डालेगा जभी तो वो अपना फर्दर जो उसके प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। लाइक उसने अपनी अमाउंट चेक करनी है, ठीक है, या उसने मनी विड्रॉ करनी है, ठीक है, या उसने पिन चेंज करनी है, या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है। ये सब की सब किससे हैं? ये एटीएम से हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये बात की बात है ना, सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए आपकी? पिन होनी चाहिए, पिन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, सही है, एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? एटीएम की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एटीएम की दूसरा एट्रीब्यूट क्या होगा एटीएम का? एक तो पिन हो गया, मतलब जैसे ही हम एटीएम यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही होंगी। एक तो पिन हो गई, दूसरी चीज़ क्या हमारे पास? नहीं, कार्ड नहीं, बैलेंस, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट होगी। क्या होगी? अमाउंट होगी, ठीक है। अगर हम इसको बैठे ना, मतलब और बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक पे रहते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आ सके चीज़ें, ठीक है। फिर आगे प्रॉपर अपनी एक क्लास और बनाएंगे हम, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया भाई एटीएम पे फिलहाल हम कितने एट्रीब्यूट्स लेके चल रहे हैं? 2 एट्रीब्यूट्स लेके चल रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला पिन है, ठीक है। दूसरा क्या है? अमाउंट है। अच्छा, अब इसको दोबारा समझ लेंगे मरतबा। ये 2 एट्रीब्यूट्स में बोल रहा हूँ, सही है। ये मैं किस में डिफाइन करूँगा? ये मैं किस में मेंशन करूँगा? क्लास के कोड के अंदर, सही है, क्लास के कोड के अंदर बताऊँगा मैं। अच्छा, अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स कौन परचेज करेगा? मतलब ये एट्रीब्यूट्स ऑल्दो मैं बता रहा हूँ किसके अंदर? एटीएम क्लास के अंदर, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स अगर मैं डेप्थ में जाऊँ तो किसके होंगे एट्रीब्यूट्स? इंस्टेंस ऑफ द क्लास के, मतलब ऑब्जेक्ट के। भाई ये चीज़ें किसके पास होंगी? यूज़र के पास होंगी ना, जो पैसे निकालने जा रहे हैं, पैसे सबमिट करने जा रहा है, जो भी करने जा रहा है, बायोमेट्रिक के लिए जा रहा है, ये चीज़ें उससे स्पेसिफिकली होंगी। लेकिन मैं इन चीज़ों को बताऊंगा कहाँ पर? कहाँ डिफाइन करूँगा? क्लास के अंदर, सही है। तो क्या करते हैं हम यहाँ देख लें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पास्कल केस। पास्कल केस समझ लें ज़रा क्या होता है। पास्कल केस समझ लें। पास्कल केस में क्या होता है, हम हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं। हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या करते हैं? फर्स्ट लेटर, सॉरी, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं। लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई एक क्लास है मेरी सॉरी, माय क्लास करके एक क्लास है मेरी, ठीक है, या माय बाइक फॉर एग्जांपल, ये 2 वर्ड्स हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं माय का एम कैपिटल रखूँगा और बाइक का बी कैपिटल रखूँगा। बाकी सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे? लेटर्स क्या होंगे? स्मॉल में लिखे जाएंगे। ये पास्कल केस होता है, ठीक है। तो हम क्लास का नाम बताते हुए कौन सा केस यूज़ करते हैं? पास्कल केस। इसके अलावा डिफरेंट केसेस होता है, बस कैमिल केस है दूसरा है, लेकिन हम क्लास में पास्कल केस का यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, क्या करते हैं क्लास बनाने के लिए? क्या स्क्रीन नहीं हो रही, टाइम बर्बाद होगा, सिर्फ 20 मिनट बाकी है। हाँ, कैमिल केस में ये नहीं होता कि आपका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो स्मॉल होता है, फिर आपका सेकंड, ठीक है, सेकंड कैपिटल होता है आपका। अच्छा भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्लास लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं क्लास लिखूँगा आप लोग देख रहे हैं, आपको इसका कलर चेंज होकर मिल गया। मतलब ये क्या है? एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या करेगा? ये क्लास बनाने के लिए हमारा यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, क्लास लिख के हम क्या करते हैं? क्लास का नाम देते हैं। तो क्लास का नाम मैं क्या दूंगा? इसको एटीएम ही दूंगा, ठीक है। तो मैं सॉरी, यहाँ पे लिखूँगा एटीएम, और चाहूँ तो ब्रैकेट बना लूँ, चाहूँ तो नहीं बनाऊँ। मैं इसको फिलहाल छोड़ता हूँ। मैंने कॉलन लगाया और आगे बढ़ गया। जी बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम फॉलो ये करते हैं। जब भी आप क्लास बना रहे होंगे ना, जितने भी आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जब भी आप क्लास बना रहे होंगे, ठीक है, या क्लास के साथ कोई काम कर रहे होंगे, तो आप हमेशा वर्ड्स को इसी तरह से लिखते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये रूल है। अच्छा भाई, सबसे पहले मैंने क्लास एटीएम लिख लिया। अच्छा,
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है। यार बातें नहीं करो सुफियान, क्या मसला है भाई, तंग नहीं करो। अब्दुलरहमान उठो, आप खड़े हो, सामने आके बैठो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, टाइम नहीं है। सुफियान यहाँ पर आओ, नेक्स्ट वाली पे आ जाओ, सीट चेंज करो, वहाँ पर आओ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास लिख के क्या करते हैं भाई, क्लास का नेम लिखते हैं, जो कि मैंने लिख दिया है, ठीक है। ATM नाम दे रहा हूँ अपनी क्लास को। अभी मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगा के मैं आ गया नीचे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, क्लास के अंदर क्या लिखा जाते हैं, क्या बनाते हैं हम, मेथड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। सिंटैक्स, फिर तुम यहाँ पर आ गए, तुम ये बोलो, तुमने, खैर मर्जी है आपकी। हाँ, क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं ना, वो दो तरह के मेथड्स होते हैं। क्लास के अंदर मेथड्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ मेथड्स होते हैं मैजिकल मेथड्स कहलाते हैं वो, ठीक है। क्या होते हैं वो, मैजिकल मेथड्स होते हैं। और कुछ मेथड्स होते हैं जो नॉर्मली हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। मैजिकल मेथड्स क्या होते हैं, मैजिकल मेथड्स होते हैं अगर आपके मेथड के नेम में, अगर आपके मेथड के नेम में स्टार्ट में, मेथड के नेम के स्टार्ट में डबल अंडरस्कोर आ रहा है, मेथड के नेम के एंड में डबल अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सारे मेथड्स क्या होते हैं, मैजिकल मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम इसको बोलते हैं डंडर मेथड्स। क्या बोलते हैं, डंडर मेथड्स, ठीक है। डंडर मेथड्स कहाँ से निकला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे मैजिकल मेथड है क्या हमारा, डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर, ठीक है, सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये मेथड आपका मैजिकल मेथड है, या इसको हम बोलते हैं डंडर मेथड, ठीक है। अच्छा, डंडर मेथड ये असल में शॉर्टकट है, ठीक है। ये शॉर्टकट निकाली गई है, देखें असल में, देखें इनिट से पहले मैंने क्या लिखा हुआ भाई, इनिट से पहले क्या लिखा है, डबल लिखा है, डबल अंडरस्कोर है, ठीक है। इनिट के बाद भी क्या है, डबल अंडरस्कोर है। तो असल में ये वर्ड क्या बना, डबल अंडरस्कोर। तो इसी डबल अंडरस्कोर को ना क्या बना दिया, प्रोग्रामर्स ने डंडर बना दिया, शॉर्टकट कर दिया इसका, सही है। प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों से रेफ़र कर रहे होते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर देखा था, रैंडम को किस तरह हम रेफ़र कर रहे थे, RD से, नम पाए को NP से करेंगे, ठीक है, पांडास को PD से करेंगे, ठीक है, साइकिट लर्न को SK से कर रहे होंगे आगे मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो भले छोटा सा ही वर्ड क्यों ना हो, उसको और छोटा करके लेटर से रेफ़र कर रहे होते हैं, सही है। तो इसीलिए डबल अंडरस्कोर को इन्होंने क्या कर दिया, शॉर्टकट बना के क्या बोल दिया उसको, डंडर मेथड, सही है। तो जो भी आपको डंडर मेथड मिलेगा ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो मैजिकल मेथड्स कहलाते हैं, या दूसरा नाम उसको डंडर मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं। अच्छा भाई, असल में ये मेथड जो है ना, स्पेसिफिकली ये मेथड, ठीक है, इनिट वाला, और इस तरह के और भी थोड़े मेथड्स हैं, हम देखेंगे। इसको मैजिकल बोलने की एक और वजह है, ठीक है। इस इनिट वाले को पहले भी डिस्कस करते हैं, जब हम फर्दर और डंडर मेथड्स डिस्कस करेंगे फिर हम देखेंगे उसमें क्या ऐसा मैजिक है भाई, क्या क्यों उसको ऐसा उसको मैजिकल मेथड बोला जा रहा है। तो हम आगे और मेथड्स देखेंगे, लेकिन अभी ये जो मेथड है ना, इसको मैजिकल बोलने की वजह क्या है, इसको असल में जब हम क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे ना, जब हम क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे तो ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ये मेथड क्या करता है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। भाई होता क्या है, आप मुझे बताएं, फंक्शंस हमने बनाए थे पीछे, बनाए थे क्या, जब मैं उसको बनाकर उसको उसके सेल को एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो क्या वो मुझे खुद ब खुद आंसर ला के दे देता है, या मुझे उसको कॉल करना पड़ता है, उसमें वैल्यूज़ पास करनी पड़ती है जिसको हमने आर्ग्यूमेंट्स कहा था, और फिर मुझे उसका कुछ आंसर मिलता है। कॉल करते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, फिर मुझे आंसर मिलता है, मतलब कॉल करना पड़ता है फंक्शंस को। इसी तरह मेथड्स को भी हमें क्या करना पड़ता है भाई, कॉल करना पड़ता है तो वो काम करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ना, डंडर मेथड या मैजिकल मेथड जो हम बोल रहे हैं, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा। ये वाला मेथड जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ही हम इस क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, ये मेथड खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, सही है। तो ये इसकी
मैजिक पावर है, समझ आ गई? ये मैजिक पावर है जो आप इतना हैरान होते हो। अच्छा भाई, तो हम क्या करते हैं ज़रा यहाँ पे देख लीजिएगा। हम ये जो हमारे इनिट वाला मेथड होता है ना, डंडर मेथड, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, ठीक है। तो मैं किस तरह लिखूँगा एट्रीब्यूट्स को? मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट पिन, और इसको मैं अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ सॉरी, सेल्फ डॉट बैलेंस, इसको मैं 0 असाइन कर देता हूँ, ठीक है, या 0.0 फ्लोट बनाने के लिए। अच्छा भाई, ज़रा यहाँ देख लें, ये समझ आ रही मैंने क्या किया है? देखें, हमने अगेन वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं ना, वेरिएबल्स पढ़े ना हमने, ठीक है। ये पिन और बैलेंस को भी हमने क्या कहा था? एट्रीब्यूट्स कहा था। क्या कहा था? एट्रीब्यूट्स कहा था, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या था? कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, खुसूसियात। मैंने इनको डंडर मेथड के अंदर लिखा है, सही है। लेकिन अगर आप लोग गौर करें कि मैंने इनके साथ क्या यूज़ किया है, जो एक बिल्कुल नई चीज़ है, सेल्फ है। क्या यूज़ किया मैंने? सेल्फ है, ठीक है। सॉरी, अगर मैं सेल्फ को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेल्फ को हटा दूं, ठीक है, और अगर आप लोग एक बात और गौर करें, मैंने इस मेथड के अंदर भी सेल्फ लिखा है, सही है। तो असल में ऐसा करने की वजह है, ठीक है। ये वजह आप लोगों को जब ही समझ आएगी जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं इस क्लास का क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो जब ही आपको क्या होगा? इस सेल्फ को लिखने का पर्पस समझ आएगा, सही है। लेकिन चले मैं ये चीज़ बताता हूँ, मुझे ज़रा 1 मिनट दिएगा, मैं थोड़ा सा कोड और लिख लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। सॉरी। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हमने सिर्फ 4 लाइन्स लिखी हैं, क्लास करके 1 लाइन लिखी है, फिर हमने डंडर मेथड लिखा, उसमें सेल्फ लिखा। सेल्फ क्यों लिखा अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कोड लिखने के बाद। और फिर मैंने क्या किया? सेल्फ डॉट पिन लिखा और सेल्फ डॉट बैलेंस करके उसकी वैल्यूज असाइन कर दी, सही है। अच्छा, फिलहाल हमने कहा था कि जो हमारा जो एटीएम है उसके बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, हम इन 2 के साथ फिलहाल कंटिन्यू करेंगे, पिन बैलेंस। अच्छा, ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए। अब ज़रा कोई मुझे बताए कि हमारा जो एटीएम है वो क्या क्या कर सकता है, व्हाट इट कैन डू। और नहीं, कार्ड इंसर्ट तो देखें यूज़र करेगा, लेकिन जब पिन डालने से लेकर मतलब कार्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कार्ड इंसर्ट का भी हम बना सकते हैं फंक्शन, लेकिन इमेजिन करें कार्ड इंसर्ट कर दिया। अब कार्ड इंसर्ट होते ही हमारे पास ज़रा फ्लो समझिएगा। सपोज़ करें एक बंदा नया है, ठीक है, जिसने फॉर एग्जांपल कोई कार्ड एक्सेस किया है, ठीक है, कोई किसी बैंक का कार्ड लिया है, ठीक है, लेकिन उसकी अभी तक पिन सेट नहीं हुई थी, ठीक है। अब 2 तरीके हैं उसके पास, या तो वो कॉल करे हेड ऑफिस, ठीक है, और वहाँ पर कॉल की मदद से मतलब कॉल पर ही अपने पिन को सेट कर ले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई जब वो जाएगा एटीएम अपना कार्ड इंसर्ट करेगा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर उसकी पिन क्रिएट नहीं हुई भी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है? उस पिन को भी क्रिएट कर सकता है। तो एटीएम क्या कर सकता है? बिल्कुल स्टार्ट से देखें, वो क्या कर सकता है? हमारी पिन क्रिएट कर सकता है। तो एक ही क्या हो गया? उसका मेथड हो गया, मतलब ये काम वो कर सकता है, एटीएम मशीन ये काम कर सकती है, एक काम हो गया क्रिएट पिन, एक मेथड हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? क्या कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा कि भाई पिन को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। इमेजिन करें कि भाई यूज़र आया, अपनी पिन भूल चुका है वो, ठीक है, या नहीं पिन अगर भूलेगा तो फिर तो कॉल हेड ऑफिस ही करनी पड़ती है। इमेजिन करें उसको पिन पता है लेकिन वो पिन चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। तो एटीएम मशीन उससे क्या पूछेगी? भाई अपना पुराना वाला पिन डालो, चेक करेगी ना पहले कि भाई उसका कार्ड है भी या नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई राहुल मेरा कार्ड लेके चला गया, ठीक है, या मैं राहुल कार्ड लेके चला गया, अब मुझे पिन नहीं पता, मैं उस पर खूब अपनी क्या बोलते हैं उसको, गेसिंग पावर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं करने देगा ना मुझे। तो अगर मैंने पिन सही दिया है उसको, तो ही मुझे नया पिन क्रिएट करने देगा, चेंज करने देगा मेरे पिन को, सही है। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो पिन क्रिएट करने दे सकता है, पिन को चेंज करने दे सकता है, ठीक है, और फिर हमें बैलेंस चेक करने दे सकता है, ठीक है, जो आपने बताया अभी, बैलेंस चेक करने दे सकता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमें
अगर हम सही उसको पिन सही देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ATM से अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये कुछ इसकी क्या होगा, ये कुछ इसकी फंक्शनैलिटीज़ हो गई या कुछ उसके मेथड्स हो गए जो वो ये काम कर सकता है। तो बात समझ आ रही है? ठीक है। अगेन ये बिल्कुल फुल मतलब बिल्कुल डिटेल वाला कोड नहीं होगा, ठीक है, चूँकि अब ATM के लिए मतलब एक प्रॉपर मास्टरमाइंड्स बैठने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको हर चीज़ हैंडल करनी होगी। ATM मशीन जो है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मतलब उसके अंदर आपका सिक्योरिटी वाला फीचर बहुत जो है वो रखा जाता है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी यूज़र का डेटा या अमाउंट लॉस ना हो सके, ठीक है। तो मास्टरमाइंड बैठ के उस प्रोग्राम को प्रॉपर जो प्रोग्राम होगा ना वो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या करूँगा, उसका एक मतलब डेमो दिखा दूँगा कि भाई किस तरीके से ये काम कर सकता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले मेथड क्या होने वाला है भाई जी, क्रिएट पिन, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या होगा, क्रिएट पिन। तो मैं क्या करूँगा भाई, किस समय लिखूँगा जी, डेफ और अच्छा। अब देखें हम अब मैजिकल मेथड यूज़ नहीं करेंगे, अभी हमारा क्या है सॉरी, अभी हमने एक मैजिकल मेथड देख लिया इनिट वाला, जो मैजिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो खुद एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अलग से बना लेना, मतलब अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वो रिलेटेड टू ATM है, ठीक है, मतलब वो मशीन क्या कर सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डबल अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएट पिन डायरेक्ट लिखेंगे, सही है। और इसमें भी क्या लिखेंगे, सेल्फ लिखेंगे। अच्छा क्या करेंगे हम, जब यूज़र हमारा यूज़र जब इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो चाह रहा है कि भाई क्या करे, पिन क्रिएट करे, तो हम उससे सबसे पहले क्या पूछेंगे, उसकी पिन ही पूछेंगे ना भाई, उसकी पिन ही पूछेंगे कि भाई वो क्या पिन लिखना चाह रहा है। बात समझ आ रही है सबको? तो क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई, इनपुट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर यूज़र पिन इक्वल्स टू इनपुट, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा क्या, प्लीज़ एंटर योर पिन। हमारी मर्ज़ी है, इंटीजर भी बना सकते हैं आप, स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चूँकि देखें, नहीं बात समझिएगा, जो पिन आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, क्या हम उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, क्या मुझे उसको प्लस करवाना है किसी नंबर के साथ आगे जाके, या माइनस करवाना है, मुझे क्या करना है, बस उसको एक रेफरेंस के तौर पे रखना है कि भाई इस यूज़र की जो पिन है ना, इस यूज़र की जो पिन है सॉरी, वो हमारे पास सेव है, ताकि हम बाद में चेक कर सकें कि अगर वो दोबारा आता है, उसने कार्ड बाहर निकाल लिया, फिर दोबारा उसने इंसर्ट किया, ठीक है, तो क्या हो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो कि भाई ये वाकई में वही यूज़र है जिसने हमें पिन प्रोवाइड की थी। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। तो आपके ऊपर है, आप उसको चाहे इंटीजर बना के रखें, फ्लोट बना के रखें, स्ट्रिंग बना के रखें, ठीक है। बस हमारा पर्पज़ क्या है इस पिन से, कि हम वाकई में चेक करेंगे कि भाई जो पिन है यूज़र की, वो उसी की तो नहीं, उसी की है या किसी और की है, ठीक है। समझ आ जाएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में कि भाई मुझे उससे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करवानी, अगर मुझे करवानी होती फिर तो मैं उसको इंटीजर रखता। लेकिन आप लोग अगर देख रहे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, मैंने पिन को क्या रखा है भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग बना के रखा हुआ है। वजह यही है कि मुझे उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है, लेकिन हम इसको इंटीजर भी बना सकते हैं। अच्छा यूज़र पिन लिया मैंने, ठीक है, मैंने उससे बोला प्लीज़ इंटर योर पिन, ठीक है। अब मुझे ये पिन कहाँ पर स्टोर करनी है भाई, मुझे ये पिन कहाँ पर स्टोर करनी है, पिन के एट्रीब्यूट में करूँगा ना मैं, बिल्कुल पिन के एट्रीब्यूट, मतलब इस पिन में ही करूँगा मैं, ठीक है। पिन जो एट्रीब्यूट है उसमें मैं इस वैल्यू को स्टोर करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उस पिन को एक्सेस करने के लिए क्या लिखूँगा, क्या सिर्फ पिन इक्वल्स टू करके मैं यूज़र पिन लिख लूँ, क्या सिर्फ पिन इक्वल्स टू करके यूज़र पिन लिख लूँ मैं अच्छा भाई मैं करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। हमारा इतना प्रोग्राम बन चुका है अभी, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखें एक बात समझिएगा हमारे जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। शहबाज यहाँ देखो, हमारी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि अभी फ़िलहाल 2 हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए हमने 2 रखे हैं। इसी तरह हमारे पास क्लास के मेथड्स ही बहुत सारे होते हैं। फिलहाल हमने एक मेथड बनाया, अभी और भी बनाएंगे याद रखिएगा, हमारे क्लास के जो मेथड्स हैं ना, क्लास के जो मेथड्स हैं वो उसी क्लास के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते।
क्या बोल रहा हूँ मैं, समझिएगा। हमारे क्लास के जो मेथड्स हैं ना, मेथड्स जो हैं वो उसी क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं इस बात को। मैंने यहाँ पे क्या करना चाहा भाई, जो यूज़र ने पिन डाली ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो किस में सेव हो जाए, जाकर ऊपर, ये तो मैंने सेव डॉट पिन करके लिखा, इसमें जाकर सेव हो जाए। मतलब मैं अपने मेथड में खड़े होकर ऊपर जो सेम क्लास है उस क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं। ऐसे ही है ना भाई, कोई पिन का अलग से वेरिएबल तो नहीं बनाया मैंने क्लास के बाहर, क्लास के अंदर ही मैंने एट्रीब्यूट बनाया है ना, और मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ मेथड में खड़ा होकर। तो याद रखें कि एक मेथड या मेथड जो है हमारे पास, वो क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस कि हम उसके साथ सेल्फ लिख दें। मतलब सिंपल अल्फाज में, अगर मुझे किसी मेथड में खड़े होकर किसी दूसरे मेथड को एक्सेस करना है, किसी दूसरे मेथड को कॉल करना है, या एक मेथड से मुझे किसी दूसरे एट्रीब्यूट को कॉल करना है, किसी एट्रीब्यूट में मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है या उसमें स्टोर वैल्यू को उठाना है, तो ये काम पॉसिबल होता है सिर्फ किसकी मदद से, सेल्फ की मदद से। अब सेल्फ क्या बनाए बताता हूँ मैं सारी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने जो भी एक बात समझाई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्लास के अंदर जो मेथड्स है ना, एक मेथड दूसरे मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, कॉल नहीं कर सकता। सिमिलरली कोई मेथड एट्रीब्यूट को अपने पास नहीं बुला सकता, या उसमें कोई कुछ चीज़ सेव नहीं कर सकता, या उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कर सकता है तो सिर्फ इस कंडीशन में कि हमने उसको सेल्फ करके लिखा हो। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैं चाह रहा हूँ पिन के अंदर मैं अपना डेटा स्टोर कर दूँ यूज़र का। यूज़र पिन क्या करूँ मैं, ऊपर जो मैंने एट्रीब्यूट बनाया उसमें मैं इसको स्टोर कर दूँ, लेकिन यहाँ पे ये एरर दे देगा। कैसे देगा देखते हैं। अच्छा भाई, सबको इतना क्लियर है? पहले बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है अभी तक मैंने। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने एक क्लास का डेमो बना लिया है, ठीक है, ऐसा ही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करने पे सेल रन हो जाए, फिर आगे चलते हैं। इंटरनेट चला गया क्या? अरे यार इंटरनेट चला गया। स्क्रीन कनेक्टेड है आप लोगों की? नहीं ना, इंटरनेट चला गया, रन टाइम डिसकनेक्टेड। चलेगा भी नहीं अब ये। अच्छा खैर, क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे सुन लें सारे। अब इंटरनेट चला, जिसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने चलिए ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया, हमने क्लास का एक बेसिक सा कोड लिख लिया, सही है। अब ज़रा आप लोग मुझे बताएं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास का इंस्टेंस बनाना है। तो किस तरह बनाऊंगा मैं? जी भाई, मुझे इस क्लास का इंस्टेंस बनाना है, किस तरह बनाऊंगा मैं? नहीं, पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ देख लें सारे। अगर आप लोगों को याद हो तो हाँ, पहले हम देखें, हम क्या करते थे, वेरिएबल का नेम लिखते थे ना, वेरिएबल का नेम लिख के इक्वल्स टू करके क्या लिख दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, मैंने जैसे नम्स लिखा था ऊपर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये नम्स लिखा था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था भाई, नम्स बज़ाहिर तो क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नम्स क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। हम इंस्टेंस बना रहे हैं किसका, लिस्ट का। किसका इंस्टेंस बना रहे हैं, लिस्ट का इंस्टेंस बना रहे हैं, सही है। लेकिन आप लोग बोलेंगे भाई हम बना रहे हैं इंस्टेंस किसका, लिस्ट का, लेकिन हम ब्रैकेट स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, क्यों? बात समझिएगा। लिस्ट क्या है, मेरी क्लास है। अगर वो क्लास है तो भाई उसका नाम क्या लिखा गया होगा, लिस्ट ही लिखा गया होगा ना। देखें अभी ऊपर दिखाया था मैंने, उसका नाम क्या लिखा गया था, ये देखें, लिस्ट। तो भाई अगर उस क्लास का नाम लिस्ट लिखा गया तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने एक लिस्ट क्लास का वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मुझे तो LIST करके ब्रैकेट बनाने चाहिए थे, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह करता, देखें, अगर मैं यहाँ पे एक नम का वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ LIST और ये ब्रैकेट बनाता हूँ, तो अब नम की क्लास क्या होगी, लिस्ट होगी, क्योंकि मैं उसके क्लास का ही इसको इंस्टेंस बना रहा हूँ ना। मैं इसको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ भाई प्रिंट कर दो किसको, मेरी नम की क्लास को। तो क्या बता रहा है, लिस्ट। तो भाई
अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है तो हम फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई पाइथन ने ना क्या किया, पाइथन या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये होता है कि जो क्लासेस होती हैं ना वो अपने नाम से तो लिखी जाती है, जैसे लिस्ट हो गई, डिक्शनरी की क्लास इससे लिखी गई है DICT, ठीक है, स्ट्रिंग की क्लास STR करके लिखी गई है। देखें अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल वर्ड, तो वर्ड करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ वर्ड को इस तरह भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ वर्ड 1 लिख लेता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ठीक है। ये तरीका क्या है, ये असल में मैं क्लास का नाम बुला रहा हूँ, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लास के नेम को लिख रहा हूँ, सही है। और ये जो तरीका है ये कहलाता है लिटरल, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग में हमें क्या मिलता है, क्लास के नेम के साथ साथ ना हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करने को मिलते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स भी हमें अलाउ होते हैं, हम उन सिंबल्स का यूज़ करते हुए हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे लिस्ट क्लास के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का आज तक यूज़ करते आए हैं, तो असल में वो क्लास स्क्वायर ब्रैकेट्स से स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब उस क्लास का नाम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, या उस क्लास के नेम पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ उस क्लास के नेम में, LIST लिस्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो इसलिए चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें दोनों तरीके अलाउ करती हैं कि आप चाहें तो क्लास का नाम कॉल कर लें, अगर आप चाहें तो भाई उसका ये वाला सिंबल यूज़ कर लें, ठीक है, और इसकी मदद से भी आप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये जो मैंने सिंगल कोट लिखा है या डबल कोट हम लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा इस चीज़ को, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट लिटरल। मतलब कुछ हमें स्पेसिफिक इस तरह के सिंबल्स मिल चुके हैं जो हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो भाई क्या समझ आया, किस तरह ऑब्जेक्ट बनेगा, जल्दी से बताएं। मैं बोलता हूँ भाई user1 या U1 लिख लेता हूँ, user1 के लिए U1 लिखता हूँ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होता है जो मैंने लिख दिया है, ठीक है, या इंस्टेंस का नेम लिखना होता है, और फिर किसको लिखूंगा मैं, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम, एक मिनट रुको जल्दी से कंप्लीट करना, ATM, ठीक है। और ATM में मैंने एक ऐसा रखा है, कैपिटल रखा, तो मैं ATM लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे ATM मुझे मिल भी गया रिकमेंडेशन में, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा। देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की क्लास बनाई थी, सॉरी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया था, जिस तरह मैंने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, हम ATM को भी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह कॉल कर रहे हैं, और अपने U1 को क्या कर रहे हैं, U1 को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। U1 आपका इंस्टेंस है, U1 इंस्टेंस है, या U1 आपका ऑब्जेक्ट है, या अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बाहर निकले तो ये वेरिएबल है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है असल में आपका किस क्लास का, ATM क्लास का, सही है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब ज़रा जल्दी से यहाँ पे देखिएगा सारे, मैंने U1 एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा अब अगर मैं U1 लिखूँगा ना, तो भाई अभी हमने कौन सा मेथड बनाया था अपनी क्लास के अंदर, क्रिएट पिन। देखें इनिट हमें नहीं दिखता, मतलब इनिट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन हमने जो मेथड बनाया वो कौन सा बनाया था, इंपॉर्टेंट वाला, क्रिएट पिन का। तो जब मैं इस U1 के आगे डॉट लगाऊंगा ना, तो मैंने जो जो मेथड्स बनाए होंगे वो मुझे दिख जाएंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ, कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाले मेथड्स आपके पास एप्लीकेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं U1 डॉट करूँगा, देखें मुझे क्या मिल रहा है, उसका एट्रीब्यूट भी मिल गया। आप लोग यहाँ देखें यार, क्या मिल गया आपको, उसके एट्रीब्यूट भी मिल गया, बैलेंस पिन, और आपको क्या मिल रहा है, क्रिएट पिन भी आपको मिल रहा है। बात समझ आ रही है? तो मैं क्रिएट पिन को कॉल करता हूँ, अब देख रहे हैं आप लोग, मैं डॉट करके कॉल कर रहा हूँ। मैंने बनाया क्या था अंदर, अभी पूरी वक्ती तौर पर मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे मेथड है, फंक्शन बोल रहा हूँ, फंक्शन वाला हमने सिंटेक्स लिखा अंदर, ठीक है, लेकिन हम कॉल किस तरह कर रहे हैं, उसको डॉट करके बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ आ रहा है दोस्तों कि क्लास के अंदर वाली जो चीज़ होती है, मेथड्स होती है, उसको हम कॉल करते हैं डॉट करके। अगर मैं इसको लिखूँ ना क्रिएट पिन, डायरेक्ट नहीं चलने वाला, सही है। कब चलेगा, अगर क्लास के बाहर लिखा हुआ होता। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स बनाऊंगा, और जब ब्रैकेट्स बनाऊंगा ना, मुझसे क्या पूछेगा, ये एक इनपुट मांगेगा, प्लीज़ इंटर योर पिन। मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब बज़ाहिर तो क्या हुआ भाई, ये बज़ाहिर तो क्या हुआ, हमारी पिन में जाके सेव हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको U1 करके डॉट पिन एक्सेस करूँ, जो उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो क्या लेकर आ रहा है, ये नल लेकर आ रहा है। अभी अभी मैंने बताया था कि भाई एक मेथड जो है ना, क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकता है, किसी दूसरे मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, अनलेस के हम उसके साथ क्या यूज़ करें, सेल्फ का यूज़ करें। तो अगर मैंने यहाँ पे सेल्फ करके लिखा हुआ होता इधर, तो ये वाला काम पॉसिबल था, हमारा पिन के अंदर एक्चुअल वैल्यू सेट हो जाती जाकर, ठीक है। चलिए इसमें ये रखते हैं, हमारा टाइम भी ऊपर हो चुका है।
नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमने पढ़ा है ना इसको लाजमी एक मरतबा रिपीट कर लीजिएगा अगर अगली क्लास में अच्छे से समझना है चीज़ों को, वरना समझ नहीं आएंगी ये। सर इसका लिटरल तो बना है। लिटरल अभी हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे आगे जाकर। आपको बस ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो प्रॉपर क्लासेस ना बिल्डिंग क्लासेस, उसमें हमें ऑब्जेक्ट लिटरल्स मिलते हैं।